हमारा आज का जो सेशन है वह गर्भाधान पर है और आज हम कवर करने वाले हैं फिजिकल वेलबींग को हम कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंक्रीज आ फिजिकल वेलबींग। तो सबसे पहले जो हमने कल भी चर्चा की थी, बिकम योर ओन डॉक्टर बाय ट्यूनिंग इनटू डॉक्टर नेचर। हमें नेचर के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। हमें जो ये प्रकृति है उस प्रकृति के साथ हमें एकाकार स्थापित करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, हम बिल्कुल ऑपोजिट वे में वर्क कर रहे हैं। जब रात हो जा रही है तब हमें सोना चाहिए, उस समय हम पार्टी करने चले जा रहे हैं, हम खूब सारा खाना खा रहे हैं। लिटरली सोते सोते आधी रात बीत जा रही है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम सो रहे हैं। मॉर्निंग जब हो जा रहा है 8-9 बजे उठा जा रहा है। तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो नेचर के अगेंस्ट चला गया है। और जैसे ही हमारा सिस्टम नेचर के अगेंस्ट चला जाता है, हमारे जो हीलिंग पावर्स है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर्स है। लेकिन वो सेल्फ हीलिंग पावर्स तभी एक्टिवेटेड होती है जब आप नेचर के अकॉर्डिंग चलते हो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में एक इंटरनल क्लॉक है, उसकी एक एक मिनट जरा। इंटरनल मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म मैं क्या वर्क बोल रही हूँ, करती है अभी जो मैं 500 पे नेचर डालू के कैलेंडर, अकॉर्डिंगली। 500 के इस पे डालू ये कैलेंडर। मैकेनिज्म नहीं, शिवानी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में शिवानी भी अच्छा ऑल है म्यूट उसके कीजिए लिए। प्लीज। आपको मेरे लूँ तो 10,000 के ले लें। शिवानी 10,000 के लूँ। ऑल म्यूट। इसमें 25,000 दे रहा हूँ। सो हमारी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर्स है, और वो सेल्फ हीलिंग पावर्स कैन ओनली वर्क व्हेन वी वर्क इन अकॉर्डेंस टू नेचर, क्योंकि हमारा बॉडी जो बना है वो नेचर के अनुरूप बना है। तो जब हम नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं तो वो हीलिंग पावर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो हीलिंग पावर्स स्लोली स्लोली डाई डाउन करने लग जाते हैं। आपने कभी देखा है एनिमल्स को कोई हॉस्पिटल में जाते हुए? हम उनको लेके जाते हैं, बट जो जंगल में होते हैं वो कहीं हॉस्पिटल जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो डिलीवरी भी उनकी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, उनको कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं चोट लगती है तो अपने आप हो जाती है। हमारी गौशाला है जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 गौ माता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 15 श्वान है, डॉग्स हैं, तो इतने सारे एनिमल्स हैं। और हम देखते हैं कि लाइक इट्स सो अमेजिंग, दे ऑल हील देमसेल्व्स। वो डॉग्स अपने में फाइट करते हैं, अचानक से देखती हूँ खरोचे आ गई है, चोट लग गया है, खून निकल गया है, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपना लाइफ जो है नेचर के अकॉर्डिंगली जी रहे हैं। नेचर ने उनको जैसा बनाया है वो उस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। तो हम मनुष्य को भी भगवान ने एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया है, और हमारी बॉडी की अपनी एक पर्टिकुलर डिमांड है। लेकिन अगर हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे, हमारी बॉडी जिस तरह से बनी उस तरह से अगर अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे, तो हमारी सेल्फ हीलिंग पावर्स जो है वो डाई डाउन कर जाएगी। सो जो बॉडी है वो बात करती है सिग्नल्स के थ्रू। इफ समथिंग इज नॉट गोइंग रॉन्ग तो हमारी बॉडी बताती है टर्म्स ऑफ डिजीज। जैसे बुखार आ जाता है, तो बुखार क्यों आता है? बुखार इज अ सिग्नल कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, करेक्ट दैट प्रॉब्लम। So body gives signal to us that you need to take care and you need to achieve a balance. And क्यों ये डिजीज हमारे अंदर होती है? The one and only one reason of any disease is toxemia, collection of toxins. हमारे बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल अपना काम कर रहे हैं, और जब भी कोई भी काम होता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट टॉक्सिन के रूप में निकलता है। और हमारी बॉडी के अंदर में खुद की ये मैकेनिज्म है, खुद की सिस्टम है ये टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने की, रिलीज करने की। बट जैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल नेचर के अगेंस्ट कर देते हैं, प्रॉपर नहीं रखते, तो बॉडी की ये सेल्फ एलिमिनेटिंग
पावर्स जो है टॉक्सिन्स को हटाने की, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, और एक्यूमुलेट करते करते ये डिजीज का फॉर्म ले लेते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, किडनी में स्टोन आ गया, ओवरी में सिस्ट हो गई, तो कैसे हुआ? आपने क्या अपने हार्ट को काटा, ब्लॉकेज डाला, किडनी को काटा, स्टोन डाला, ओवरीज को काटी और सिस्ट डाला? नहीं ना, ऑटोमेटिकली बनी। तो कैसे बनी? क्योंकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए थे, आपकी बॉडी ने एक्यूमुलेट कर लिया था सारे टॉक्सिन्स को, और जैसे ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड होते गए, क्या हुआ? धीरे 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 सरते 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 वो सिस्ट, स्टोन, ब्लॉकेजेस, ये सब का रूप ले लिया उन्होंने। एंड फिर एक बड़ी सी डिजीज हमारे सामने आ गई, पीसीओडी के नाम पे, हार्ट ब्लॉकेज के नाम पे, किडनी फेलियर के नाम पे, राइट? सो द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज इज टॉक्सेमिया, कलेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, बट जैसे क्रिएट होंगे उसको एलिमिनेट होना होगा। बट अगर हम अपने बॉडी में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट नहीं होने देंगे तो क्या होगा? वो इकट्ठे होते जाएंगे, और जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे वो डिजीज का एक रूप ले लेंगे। So we are a master of our health and not a victim of any circumstances. हमें रोते चिल्लाते नहीं बैठना, अरे क्या करे पीसीओडी हो गई, अरे क्या करे मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं है, अरे क्या करे मेरा एवोल्यूशन साइकिल बराबर नहीं है, अरे क्या करे इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं होता है, अरे क्या करे ब्लीडिंग हो जाती है, राइट? वी डोंट नीड टू क्राई, बिकॉज ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई है आपके बॉडी में, उसके कारण आप खुद हो। आपने खुद ने अपनी रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण टॉक्सिन्स इकट्ठे किए हैं अपने बॉडी में, और ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होते 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्टेड हुए हैं। नॉट टेक इट द रिवर्स वे। अगर आपके अंदर पावर्स है, ये मैं तो उसको लूंगी मैजिकल पावर्स, किडनी के अंदर स्टोन करना मैजिक है कि नहीं है? ओवरीज के अंदर सिस्ट क्रिएट करना मैजिक है कि नहीं है? दीज आर ऑल मैजिक दैट यू आर डूइंग। सिस्ट के अंदर कैसे, ओवरीज आपने कैसे सिस्ट क्रिएट कर लिया भाई? ओवरी वैसी की वैसी थी, कहां से आपने सिस्ट डाल दिया? कुछ मैजिक ही तो किया। तो क्या मैजिक किया? रॉन्ग लाइफस्टाइल का मैजिक किया। कैन यू करेक्ट इट? ऑफ कोर्स यू कैन करेक्ट इट बाय करेक्टिंग योर लाइफस्टाइल। जैसे रॉन्ग लाइफस्टाइल से आपने ओवरीज में सिस्ट डाला, वैसे करेक्ट लाइफस्टाइल करके अब वो सिस्ट को आपको गायब करना होगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट एंड नोबडी एल्सेज। आपने अपनी बॉडी से छेड़छाड़ किया, भगवान ने तो आपको परफेक्ट बॉडी दी थी, बट आपने ही उस बॉडी के साथ सब गड़बड़ शड़बड़ कर दिया। एंड नाउ व्हेन यू वांट रिजल्ट्स, करेक्ट योर बॉडी अगेन। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ इट। मत बोलिए बेचारे, अरे हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अरे जैसे हमने चीजों को खराब किया वैसे ही हम उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर हम खराब करने के लिए इतनी सारी मैजिक कर सकते हैं तो हम अच्छा करने के लिए मैजिक नहीं कर सकते? अगर हम सिस्ट डाल सकते हैं तो हम सिस्ट निकालने की भी ताकत रखते हैं। यस। नाउ The journey from follicle to matured egg is of 9 months. कल मैंने डिस्कस किया था, आपको पूरा बताया था। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से रप्चर करके वो एग निकलता है जो फर्टिलाइज होता है। सो ये जो साइकिल है फ्रॉम प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू द रप्चर्ड एग, दिस साइकिल टेक्स 9 months. So in case you want to improve the quality of your egg and you start working from today, तो आपके कब आपको हेल्दी एग मिलेंगे? 9 months बाद। 9 months की कंसिस्टेंट एफर्ट आपको लगेगी, तब जाके आपको वो हेल्दी एग मिलेगा। सिमिलरली स्पर्म, एक हेल्दी स्पर्म को बॉर्न होने में 3 months लगते हैं। सो यू नीड 3 months, अ पीरियड ऑफ consistent 3 months of correct lifestyle to ensure that your sperm is good in quality, healthy, उसकी मोटिलिटी अच्छी है, उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, it is healthy and good. So it takes time for the lifestyle corrections to get reflected.
सो देयर इज नो इंस्टेंट मैजिक और शॉर्टकट्स. अगर आप इस सेशन में ये सोच के बैठे हो कि अरे वाह मैं कुछ कुछ बताऊंगी और आप आज फॉलो करोगे और अब कल से आप फॉलो करना शुरू कर दोगे और बस तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिलेगा. यस, मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपके अंदर टॉक्सिन्स कितने हैं. अगर कम टॉक्सिन्स क्रिएट किया आपने तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, इसी मंथ में मिल जाएगा थोड़े करेक्शन से. बट अगर ज्यादा टॉक्सिन्स है तब आपको एटलीस्ट 9 मंथ टू 1 ईयर वेट करना पड़ेगा टू अचीव इट. बट द रिजल्ट इज श्योर शॉट. दिस इज अ गारंटी कि रिजल्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है. जो हम रूट कॉज है हम उसको ट्रीट कर रहे हैं. हमने जहां पे प्रॉब्लम्स किया था हम वो प्रॉब्लम्स को अब करेक्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं. तो हमें रिजल्ट तो मिलेगा और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा. जो प्रेगनेंसी आएगी वो आपकी स्टेबल होगी, स्ट्रेंथेंड होगी, पावरफुल होगी. मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी आई हैड लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे. मिसकैरेजेस हुए थे, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हुई थी, डिलीवरी भी थोड़ी ट्रॉमेटिक थी. But in that pregnancy, I learned everything and I applied. My second pregnancy 3 years later was super duper. मैंने जिस month सोचा I have to conceive, I conceived in that month. My 9 months were like amazing. Delivery was the way I had visualized it. जैसा जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा better हुआ. Breastfeeding was a beautiful journey with my daughter. And in case of my first pregnancy with my son, it was a very difficult task. बहुत tough था. Why? Because फर्स्ट प्रेगनेंसी जब थी टॉक्सिन्स बहुत थे मेरे बॉडी में. मेरी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उतनी पावरफुल नहीं थी. तब मैं सीख रही थी ये सारी चीजों को, और जब मैंने सीख लिया और उसको अप्लाई किया, आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स इन माय सेकंड प्रेगनेंसी. और मैं आपको ये जो 3 दिन का सेशन है उसमें वही शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज जैसे मैंने रिजल्ट्स पाया and I'm so happy. I want to bring that happiness in the lives of everyone whom I can touch. That's my sole agenda. I really want to do that. But provided you have to follow it. सिर्फ मेरी बात सुन लोगे, सेशन में आ जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा. You have to apply it, because whatever I'm sharing is experiential. You have to experience it yourself. Results will come. This is a guarantee. Results will come. It might take time. And कितना टाइम लगेगा वो तो आप पर डिपेंड करता है और आप अच्छे से जानते हो. As I progress with the session, आपको खुद समझ में आएगा where you are going wrong. I'll request all of you to sit with a copy and a pen and sit focused for 2 hours. Be totally focused. Get disconnected from the world. Keep your mobiles away. Just be focused. और ध्यान से सुनिए क्या क्या हम डिस्कस कर रहे हैं. Make notes wherever you feel you're going wrong and start bringing those corrections in your life. Right? तो अब we will tune into Dr. Nature and we'll all become our own doctors. So what are the pillars of physical well-being? Positive, life force, energy, nutritious, balanced diet. So the first is a positive life force, energy, nutritious, balanced diet. Second is energized water, good quality sleep, adequate exercise, saying no to addictions. And today I added another important point, so it becomes 6 pillars, sorry, not 5 pillars. Environmental toxins, very important. We'll discuss about this also. There's something we're just living with it and we don't even realize कि ये हमारे life पर कितना बड़ा impact play कर रहा है. So these 6 are the 6 important pillars for your physical well-being. We'll get started with the first pillar, which is positive life force, energy, nutritious, balanced diet. जिसमें हम discuss करेंगे positive, zero और negative life force, energy food, balanced, moderate eating, fertility boosters. कौन कौन से फूड है जो हमारी फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं. राइट वे ऑफ ईटिंग. सिर्फ हमने अच्छा खाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस सही तरीके से खाने के साथ में करेक्ट फूड टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग टाइम में खा लेते हैं हम अगेन वही न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड को हम न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने की जगह टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो करेक्ट food timing.
So we'll get started with positive, zero, negative life force energy food. What is food? Food क्या है? Food just nutrient है, खाया और हमको न्यूट्रिशन मिल गया. Yes, food हमें न्यूट्रिशन देता है, बट उससे भी ज्यादा फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है. फूड क्या देता है? एनर्जी. सो वी नीड टू लुक एट फूड फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी. कहते ना, जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेसेस है, वो वर्क करती है. क्योंकि जो फूड है वो एनर्जी है, और वो एनर्जी हमारे माइंड को उसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. अब पॉजिटिव एनर्जी फूड क्या है? पॉजिटिव लाइफ फोर्स एनर्जी फूड, सकारात्मक फूड. हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड इज डिराइव फ्रॉम नेचुरल प्लांट बेस्ड सोर्सेज. सात्विक भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक. तो पॉजिटिव लाइफ फोर्स एनर्जी फूड इज सात्विक फूड, जो कहां से मिलता है हमको? नेचुरल प्लांट बेस्ड सोर्सेस से मिलता है. लेकिन प्लांट बेस्ड सोर्सेस से मिलता है, दैट इज फाइन, बट इट हैज टू बी ऑर्गेनिक. आजकल हमें जो प्लांट बेस्ड सोर्सेस से फूड मिल रहे हैं, दे आर ऑल इन्फेस्टेड विथ पेस्टिसाइड. और पेस्टिसाइड क्या करता है? वो तामसिकता डाल देता है. इट इज फुल ऑफ केमिकल्स, वेरी वेरी हार्मफुल केमिकल्स, और हमारी फर्टिलिटी को तो बहुत बहुत स्ट्रांगली हैम्पर करता है. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू who want to conceive, please switch on to organic food. Check where you can get organic food. और आप अपने घर में ही कुछ किचन गार्डन जैसा डेवलप कर सकते हो. अगर फ्लैट है, अगर बंगलो है, गार्डन है, देन नथिंग लाइक इट. प्लीज डू इट इफ यू आर नॉट डूइंग. और अगर आपका फ्लैट भी है तो छोटे छोटे पॉट्स में आप थोड़े थोड़े पालक, मेथी, इस तरह के सिंपल सिंपल तो ग्रो कर ही सकते हो आप. तो कुछ कुछ तो आप अपने घर में शुरू करो, और बाकी मार्केट में चेकआउट करो कि ऑर्गेनिक कहाँ से मिल सकता है सही, बिकॉज इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती. बट ऑर्गेनिक फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेस्टिसाइड जो है वो आपके सात्विक भोजन को तामसिक में कन्वर्ट कर दे रहा है. एंड साथ में ये लोकल भी होना चाहिए. वाई लोकल? जिस मोमेंट पेड़ से कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल टूटता है, वो क्या हो जाता है? वो डिके करना शुरू कर देता है. एंड वी टेक ग्रेट प्राइड कि भाई पेरू के ये एप्पल हैं, तो चिली के ये बनाना है, तो यहाँ का ये है, वहां का वो है, इंपोर्टेड फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या. बट आप समझ सकते हो कि जो फ्रूट इंपोर्टेड है उसको इंपोर्ट होने में कितने महीने लगे होंगे, और वो आपके घर में भी आके उतना ही फ्रेश है. वो कैसे फ्रेश रह सकता है? इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर. उसको फ्रेश रखने के लिए उसके अंदर बहुत केमिकल्स डाले गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर फर्टिलिटी सिस्टम. वेरी वेरी हार्मफुल. सो बेस्ट इज मूव टू योर लोकल फूड. कि भाई प्रेजर्वेटिव होगा तो भी तो मॉडरेट क्वांटिटी में होगा, कम होगा, इतना ज्यादा तो नहीं होगा. आपके एरिया में जो उगता है, एक तो हमारी बॉडी अडेप्टेड होती है अपने एरिया के फूड के हिसाब से, और दूसरी दे आर फ्री फ्रॉम दीज काइंड ऑफ केमिकल्स, सो दे आर वेरी गुड. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से लोकल फूड ही खाओ, एंड इट शुड बी कुक्ड इन मॉडरेशन. हम खाना को बनाते एक एक घंटे तक उसकी ग्रेवी को भूनते हैं, उसको करते हैं, और इतना हाई हीट में कुकिंग करने से क्या होता है? हीट सारे खाने के एंजाइम्स और न्यूट्रिशंस को ले जाता है, खत्म कर देता है. तो जितना ज्यादा खाना कुक्ड होता है उसकी न्यूट्रिएंट्स उतनी खत्म हो जाती है. और जब हम डीप फ्राई करते हैं तब तो बोलना ही क्या, उसमें ट्रांस फैट्स वगैरह सब आ जाते हैं, प्लस सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, और वो पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव फूड में कन्वर्ट हो जाता है. सो और मसाले भी जो है वो भी हमको मॉडरेशन में डालने हैं. बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट शुड बी बैलेंस्ड. सो व्हाट इज सात्विक फूड? इट इज नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड which is organic, local and cooked in moderation.
Now, what is zero life force energy food? That is Rajasic food. It is good, but then it is cooked as per the taste of our tongue. हमारी जीभ के लिए इसको बनाया गया है, तो बहुत अच्छे से मसाले डाले जाते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, खूब टेस्टी टेस्टी करके बनाया जाता है टू सैटिस्फाई आवर टेस्ट बर्ड्स. उसको काफी हेवी कुकिंग की जाती है. So it has got zero life force energy. I'm not saying don't eat Rajasic food, don't eat zero life force energy food, but my request is limit it once in a while. कि भाई डेली बेसिस में योर फूड शुड बी पॉजिटिव फूड, सात्विक. बीच में कभी कभार 2-4 दिन में या हफ्ते में एक बार यू कैन लाइक satisfy your taste buds, वो भी जरूरी है, of course that is also important, but then limit it. because क्या फायदा होगा zero energy food खा के? It will add no value to your body and to your life. And third is negative life force energy food. This food is totally forbidden, not allowed to eat. You should not eat negative life force energy food. You should not eat tamasic food. और क्या क्या होता है तामसिक फूड में? सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन फूड. आप क्या सोच सकते हैं कि आपके प्लेट में सपोज कुछ नॉनवेज सर्व किया गया हो, चिकन हो, मीट हो, कुछ भी हो, फिश हो, व्हाटएवर, तो वो एक एनिमल था, कुछ समय पहले तक वो जीवित था और उसे मारा गया ताकि आपको सर्व किया जा सके. तो जब उस एनिमल को पकड़ा गया और मारा गया तो उसकी क्या मनोस्थिति थी, कैसी थी? हमने देखा ना, रास्ते में जाते हैं तो हमें दिखते हैं पिंजड़ों में चिकन्स भरे हुए ही कर रहे थे. 10 की जगह होती है वहां 100 को भर दिया जाता है. बेचारे हिल नहीं पाते, चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं. कितनी एंजाइटी है उनके अंदर, कितना फियर है. और जब उन्हें लेके एक फाइनल ब्लो किया जाता होगा उस समय कितनी फियर एनर्जी उनके अंदर क्रिएट होती होगी. और वो सारी फियर एनर्जी, सारी एंजाइटी, सारा ट्रॉमा उनके बॉडी में क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है और हम उसी को खाते हैं. तो जस्ट इमेजिन व्हाट वी आर ईटिंग इज नॉट अ पीस ऑफ सम नॉनवेज फूड. व्हाट वी आर ईटिंग इज अ पीस ऑफ टोटल नेगेटिव एनर्जी. प्लस ये जो नॉनवेज फूड जब हम खाते हैं इट रिलीजेस लॉट ऑफ एंजाइम्स एंड वन ऑफ दैट इज यूरिक एसिड. एंड यूरिक एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी. इट इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को के एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक बना देता है. और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, आवर बॉडी नीड्स एन अल्कलाइन एनवायरमेंट. जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो स्पर्म थ्राइव कर पाते हैं, वो जीते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन एनवायरमेंट में. एसिडिक एनवायरमेंट में आते ही स्पर्म मर जाते हैं. तो अगर हमारी बॉडी का एनवायरमेंट, अगर हम बहुत ज्यादा नॉनवेज फूड खाते हैं तो वो एसिड क्रिएट करती है हमारी बॉडी में और हमारे बॉडी का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है. और जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो नेचुरली वो एसिडिक हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इफ यू वांट टू कंसीव एंड आपके अगर फर्टिलिटी इश्यूज हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम नॉनवेज फूड, बिकॉज वो आपकी फर्टिलिटी में बाधा डाल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है. प्लस जो हम नॉनवेज खा रहे हैं, जिस जानवर को खा रहे हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको यूरिया वगैरह वाला फूड दिया जाता है, विच आर ऑल फैट सॉल्युबल. तो ये सारा यूरिया उनके बॉडी के अंदर में, उनके बॉडी फैट में जमा है. तो हम खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं विच वॉज देयर इन देयर बॉडी. सो दिस नॉनवेज फूड इज एक्चुअली a piece of negative energy which is getting our fertility lower. Then as I discussed, plant-based food grown with pesticide. Same, अगर plant-based food है but खूब सारा pesticide है, again it is full of negative energy. यूरिया डाला हुआ है, पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, सब केमिकल है और ये सारे केमिकल्स फैट सॉल्युबल है. हम खाएंगे, हमारे बॉडी में जमा हो जाएगा एंड हमारी फर्टिलिटी को हैम्पर करेगा, हमारे एक प्रोडक्शन को, स्पर्म्स को, सब में प्रॉब्लम आएगी.
एंड प्लस नॉन लोकल फूड, जैसा मैंने कहा, उसे बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स दिया जाता है, बहुत इंजेक्शंस डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश हो सके, उसकी शेल्फ लाइफ बनी रह सके, एंड इसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है. देन 3 whites आर वेरी बैड. शुगर, सॉल्ट एंड मैदा. शुगर क्या किया जाता है? शुगर इज प्रोसेस्ड एट वेरी हाई हीट. तो इतने हाई हीट में प्रोसेसिंग होने के कारण उसके सारे एंजाइम्स मर जाते हैं. शुगर एसिडिक इन नेचर होता है, प्लस उसमें न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है. इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ जो शुगर हमें मार्केट में मिलता है. इंस्टेड ऑफ शुगर व्हाट शुड वी हैव? वी शुड स्विच टू गड़ी शक्कर. गड़ी शक्कर जो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है, वी शुड हैव दैट. और वो गड़ी शक्कर समर्स में बहुत अमेजिंग होता है क्योंकि बॉडी को ठंडक भी देता है. और विंटर्स में वी शुड हैव जैगरी, गुड़. गुड़ बहुत अच्छा होता है, बट वही हमें ध्यान देना है कि कहीं ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना बना हो. जो चीजें जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है उसमें उतनी प्रोसेसिंग होती है, उतना हीट एप्लीकेशन होता है, और हीट एप्लीकेशन होने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं. सो समर्स में हैव गड़ी शक्कर, विंटर्स में यू कैन हैव गुड़ and you can have honey. So these are good substitutes for sugar. Should not have sugar at all. Again, salt, जो टेबल सॉल्ट मार्केट में मिलता है, very bad for health. सोडियम, salt is all sodium. और सोडियम क्या करता है? सोडियम हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है. It impacts our heart. It creates blockages. बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. It interferes in the absorption of iron. So it is not good at all. And then मैदा. What is मैदा? मैदा किससे बनता है? मैदा वीट से बनता है. तो वीट को जब हम पिसते हैं तो सबसे पहले आता है ये आता है हमारा दलिया, जो दरदरा होता है. दलिया को और थोड़ा फाइन करते हैं तो क्या होता है? सूजी. सूजी को और फाइन करते हैं तो आटा. और आटा को जब हम बिल्कुल फाइन कर देते हैं, कोई फाइबर नहीं होता है, तो वो बन जाता है मैदा. मैदा इज डिवॉइड ऑफ एनी फाइबर. और जैसे हम कोई फूड खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में रह जाता है और उसे महीनों महीनों लग जाते डाइजेस्ट होने में. इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड. और महीनों महीनों रहने के कारण क्या, तो सड़ना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, और सड़ के वो सिस्ट, अल्सर, स्टोन, ब्लॉकेज, ये सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है. सो मैदा इज नॉट गुड एट ऑल. इट इज डिवॉइड ऑफ एनी फाइबर. प्लस फाइबर क्या करता है? फाइबर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे बॉडी में लेके आता है. जो जब हम हाई फाइबरस फूड खाते हैं, होल ग्रेन हाई फाइबरस फूड, तो वो क्या करता है? वो प्रॉपरली हमारे फूड पाइप से मूव कर पाता है, एंड हमारा जो मोशंस है वो प्रॉपरली होते हैं, स्टूल हमें प्रॉपर होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता. और जब हम बहुत रिफाइंड फूड खाते हैं लाइक मैदा, जिसमें फाइबर नहीं है, नॉन फाइबरस फूड अगर हम खाते हैं, तो वो क्या होता है? वो निकल नहीं पाता बॉडी से, एग्जिट नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी में चिपका रह जाता है, वो स्टूल की तरह बाहर नहीं जा पाता, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो सॉल्ट, शुगर और मैदा, दीज 3 whites आर अ बिग नो. शुड नॉट ईट एट ऑल. एंड साथ में रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल अगेन इज प्रिपेयर्ड एट वेरी हाई हीट. बहुत हाई हीट में प्रिपेयर किया जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाते हैं. इट इज नॉट गुड एट ऑल. इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल आई रिकमेंड यूज घानी का तेल, जो पीनट, सीसम, सरसों, ये सबको आप घानी में पिसवाओ, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. तो उससे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहते हैं और आपको पूरा का पूरा उसका शक्ति मिलता है. घी इज ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन हैव दैट. बट घी जो है वो घर का बना हुआ होना चाहिए. मार्केट के घी का कोई वैल्यू नहीं है. और कौन से दूध का होना चाहिए? A2 मिल्क का, प्योर देसी गौमाता का. बफेलो भैंस के दूध का कोई फायदा नहीं, जर्सी का कोई फायदा नहीं, दे ऑफ नो यूज. अगर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, देन इट इज प्योरली A2.
A2 means originating from our local breed cows, not Jersey, not any other. Then only it is pure, it is good. आज इतने डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण ही है कि हम A2 नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अल्टीमेटली इस तरह का एक पूरा शुरू हो गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड. It's not that dairy products are not good. They are excellent. But the source has to be proper. You need to find कोई गौशाला जहां पे प्रॉपर मिल जाए आपको, प्योर दूध जहां से मिल जाए. You need to find that. Otherwise, yes, it's a problem. Then junk food. Again, junk food, what is these? These are packaged food. तो पैकेज फूड में क्या होता है? हाई इन प्रेजर्वेटिव होता है, क्योंकि उनको शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती. जितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ उतना फायदा उनको. तो ज्यादा शेल्फ लाइफ करने के लिए खूब सारे केमिकल्स डालते हैं, which is harmful for your body. Secondly, the quality of ingredients used are not good, and mostly they use maida in it, which is not good at all. The burger, the pizzas that you are eating, पता नहीं कितने महीनों पहले आपने खाया था, वो अभी भी आपकी बॉडी में है, सड़ रहा है. It is yet to be digested. और वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. So refrain yourself from junk food. And aerated drinks, all sodas, not good for your body at all. रामदेव बाबा उसे क्या कहते थे? टॉयलेट क्लीनर. It is as good as toilet cleaner. So something which is being used as toilet cleaner, how can you consume and make it a part of your body? Aerated drink, because aerated drink क्या? It is full of carbon. हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं एज टॉक्सिन्स. दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज टॉक्सिन्स. ऑन द अदर हैंड एरेटेड ड्रिंक से हम उसको अंदर ले रहे हैं, तो जो टॉक्सिन को बाहर निकालना है वो टॉक्सिन को हम अपने अंदर डाल रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन हाउ गुड इट कैन बी. देन फूड कुक्ड 3 to 4 hours बिफोर. दिस इज लॉ ऑफ नेचर. जैसे कोई फल सब्जी पेड़ से टूटी, डिके सेट्स इन, राइट? सिमिलरली जैसे आपने खाना बनाया, हीट से उतरा वो खाना भी डिके होना चालू हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम द फूड एज फास्ट एज पॉसिबल. खाना पका और आपने खाया, उससे अच्छा कोई बात नहीं. इमीडिएटली ईट इट, बिकॉज आप जितना डिले करके खाओगे उसकी टेस्ट भी कम होगी. जो तुरंत बना हुआ खाना है वो इतना टेस्टी लगता है. एक तुरई की सब्जी बिल्कुल बेसिक मसाले डालकर, सिंपल फुल्का बेसिक, अब गरम गरम खाओ, उसका स्वाद 56 भोग से भी ज्यादा टेस्टी होता है. रियली रियली गुड, वेरी टेस्टी. बट वही हम रख देते हैं तो क्या होता है? वो डिके प्रोसेस शुरू हो जाता है. डिके प्रोसेस शुरू होने के कारण उसकी टेस्ट खत्म हो जाती है. इट इज नॉट गुड. प्लस हम उसमें सोने पे सुहागा काम करते हैं, उसे रीहीट करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रीहीट करते हैं. जितनी बार आप खाने को हीट करते जाओगे वो उतना खराब होता जाएगा. सो अगर खाना थोड़ा ठंडा हो गया है, pair with the ठंडा फूड. डोंट हीट द फूड अगेन एंड अगेन. जितना हीट करोगे आप उसके न्यूट्रिशन को उतना लूज करते जाओगे. एंड प्लस हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ओवरनाइट रखने का. खाना बच गया, ओवरनाइट रख दो, सुबह उसको अलग वे में प्रिपेयर करके गर्म करके हम खाते हैं. नॉट गुड. बांट दो. जितना खाना आज के लिए जरूरत है उतना बनाओ. आज मीन्स ये पर्टिकुलर मील के लिए जरूरत है उतना ही बनाओ. जो बच गया दे दो लोगों को. आपके घर में आपके स्टाफ होंगे, बाहर में बेगर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, जिनको भी यू फील लाइक, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट. डोंट कीप इट फॉर द नेक्स्ट मील. इस मील का खाना अगले मील तक मत रखो, और ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं. नॉट एट ऑल, राइट? एंड ऑल्सो पैकेज्ड फूड विथ प्रेजर्वेटिव्स. I already discussed about it when I discussed junk food. It is not good. Don't have it. Don't. These are all working against your fertility. Try to understand. हम एक तरफ डॉक्टर की मेडिकेशन दे रहे हैं और हम अपने एनवायरमेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वी आर स्टिकिंग टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर स्पॉइलिंग आवर फर्टिलिटी. हमारे एनवायरमेंट को एसिडिक बना रहा है ये जंक फूड, ये एरेटेड ड्रिंक्स, ये शुगर, ये सॉल्ट, ये सब चीजें क्या है? हमारी बॉडी को एसिडिक बनाती है. एंड हमारी बॉडी जितनी एसिडिक होगी उतनी फर्टिलिटी उसकी कम होती जाएगी. इन ऑर्डर टू बी फर्टाइल आवर एनवायरमेंट हैज टू बी अल्कलाइन. आपको कल मैंने एलएच सर्च बताया था, राइट?
ओवल्यूशन के टाइम में LH सर्च होता है, तो जब वो LH सर्च होता है तो हमारे सिस्टम से अल्कलाइन फ्लूइड्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? ताकि वो स्पर्म जब अंदर आए तो उसको सपोर्ट कर सके। सोचिए भगवान ने हमारी बॉडी को कितना ब्यूटीफुल बनाया है। नेचुरली हमारी बॉडी डिजाइंड है, बट भगवान को क्या मालूम था कि मैं इतनी मेहनत करके इतना सब सिस्टम सेट करूंगा और मेरे बच्चे जाके क्या करेंगे, सब गड़बड़। यहाँ पे मैं अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करा रहा हूं ताकि स्पर्म घुसे तो कंसेप्शन हो सके, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन हो सके, बट हम क्या कर रहे हैं, ये सारी रॉन्ग फूड खा के अपने एनवायरमेंट को पूरा एसिडिक बना दे रहे हैं। और एसिडिक बनाने से क्या हो रहा है, जो स्पर्म आ रहा है वो मर जा रहा है, वो मूव ही नहीं कर पा रहे आगे। वो एग्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो थ्राइव ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे कांट थ्राइव इन एसिडिक एनवायरमेंट। एसिड किल्स देम, राइट? यूज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज नॉट अ गुड मेटल एट ऑल, बिकॉज जब हम एल्यूमिनियम में खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं तो एल्यूमिनियम के ट्रेसेस चले जाते हैं खाने में, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है जिसमें आप खाना पका रहे हो या खा रहे हो, प्लीज हटा दीजिए अभी के अभी। इट इज कैंसरस फॉर योर बॉडी। सिमिलरली अगर आप प्लास्टिक में खाना खा रहे हो, वेरी बैड, बिकॉज क्या होता है, जो हॉट फूड प्लास्टिक में जाता है वो प्लास्टिक के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन होके बीपी और पता नहीं कितने तरह के अलग अलग टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं। सो प्लास्टिक में बिल्कुल खाना नहीं खाना, एल्यूमिनियम में बिल्कुल खाना नहीं खाना। स्टील इज अ न्यूट्रल मेटल, स्टिक टू स्टील। इफ यू कैन अफोर्ड, सिल्वर इज एक्सीलेंट, gold is super duper. Use these metal if you want, otherwise steel is perfect. Don't use plastic, don't use aluminium. And again, आजकल का नया कॉन्सेप्ट आया है नॉन-स्टिक कुकिंग का। We are using non-stick pans, we are using non-stick कढ़ाई। ये जो नॉन-स्टिक जो है वो क्यों बनता है? क्योंकि we have got a Teflon coating on it. तो टेफ्लॉन कोटिंग क्या करता है? ये टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो बहुत ही कैंसरस कोटिंग है, और हर कुकिंग में माइक्रो 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 मिली माइक्रो मतलब माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी में हमारे फूड में जाता है। इससे आप देखोगे ना, थोड़े दिन बाद उसकी कोटिंग खत्म हो जाती है। तो कहाँ खत्म हुई उसकी कोटिंग, कभी सोचा है आपने? वो सब आपके और आपके परिवार के पेट में गई है, विच इज सो पॉइजनस, इट हैज गॉन ऑल इनसाइड योर बॉडी। सो थ्रो दिस ऑल्सो, बिल्कुल फेंक दीजिए टेफ्लॉन कोटेड जो नॉनस्टिक यूटेंसिल्स है। डोंट यूज एल्यूमिनियम, डोंट यूज प्लास्टिक, डोंट यूज टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक यूटेंसिल्स। दीज आर ऑल कैंसरस फॉर योर बॉडी, दीज आर ऑल क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, राइट? एंड देन यूज ऑफ माइक्रोवेव ओवन, ये भी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी देन है। आई तो थी हमारे लाइफ को अच्छा करने के लिए, बट इतना बिगाड़ा कर रही है कि आई कांट टेल यू। कैंसर के जो केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसका डायरेक्ट एक क्रेडिट जाता है माइक्रोवेव ओवन को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओटीजी, ओटीजी इज गुड, ओटीजी इज गुड, बट माइक्रोवेव ओवन इज नॉट। माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क करता है। तो जब आप सपोज एक भिंडी की सब्जी को डाल रहे हो माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए, तो जो हीट जो निकल रही है ना, जो रेज निकल रहे हैं, वो भिंडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहे हैं। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, अमेजिंग टेक्नोलॉजी। जिसने टेक्नोलॉजी बनाई सच्ची मतलब बहुत अमेजिंग इंसान होंगे, रियली दे डिड अ ग्रेट जॉब, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड दी फॉल्स साइड ऑफ इट, कि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके उसको हीट कर रही है। तो जब मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रही है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग टूट जा रही है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, और होने के बाद में जो भिंडी की सब्जी जो आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो देखने में तो भिंडी है बट रियलिटी में भिंडी नहीं है। बिकॉज एनीथिंग अगर वो भिंडी है तो भिंडी की पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बट ओवन में डाल के वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इट इज नो मोर द सेम, इट इज नॉट भिंडी एनी मोर। सो डोंट यूज माइक्रोवेव ओवन, यू कैन यूज ओटीजी, ओटीजी की मैकेनिज्म इज गुड, इट इज फाइन, बट माइक्रोवेव ओवन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टॉप यूजिंग दैट। सो दिस वाज अबाउट पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव लाइफ फोर्स एनर्जी फूड। नाउ बैलेंस्ड मॉडरेट डाइट।
व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड, यहाँ पे मैं सात्विक भोजन, अब मैं सिर्फ सात्विक भोजन की बात करूंगी। तो ये जो सात्विक भोजन जो है, बैलेंस्ड, हाई फाइबर, जैसा मैंने कहा, अगर लो फाइबर होता है या नो फाइबर होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है क्योंकि मोशंस नहीं कराता है, और सड़ने लग जाता है, हमारे ऑर्गन्स में चिपक जाता है और हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। सो आवर डाइट शुड बी बैलेंस्ड। अभी बैलेंस में क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिस्कस अबाउट दैट। इट शुड बी हाई फाइबर। तो हाई फाइबर क्या होता है, जो जितना क्लोज टू होल फॉर्म होता है वो उतना हाई फाइबर होता है, और जिसको जितना पीस पीस के हीट दे दे के हम उसका बिल्कुल बोलते हैं ना चटनी बना देते हैं, वो उतना उसकी फाइबर खत्म हो जाती है। इससे होल फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन जूस। होल फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन जूस। और अगर आप जूस निकाल भी रहे हो तो पूरा छान के उसका फाइबर फेंक मत दीजिए, लेट द फाइबर रिमेन, कि भाई कोई कारण से नहीं फ्रूट खा सकते, भाई जूस ही लेना है, तो फाइबर तो एटलीस्ट रहने दीजिए आप उसके अंदर, कुछ तो बेटर होगा, राइट? सो हाई फाइबरस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिच इज एंटीऑक्सीडेंट। हमारे बॉडी में क्या फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग पे हैम्पर करते हैं। सो अ फूड शुड बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वो रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे पता चलेगा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट? जितना कलरफुल आपकी प्लेट होगी उसका मतलब उतना आपका रिच इन एंटीऑक्सीडेंट फूड है। रेड, ग्रीन, येलो, ये सब कलरफुल जो फूड होते हैं ना, अलग अलग कलर, अलग अलग आपकी बॉडी में आपको ताकत दे रहे हैं। हर कलर की, आप ये मत सोचिए कि भगवान ने बस ऐसी कलरफुल करने के लिए टोमेटो को रेड कर दिया, नींबू को येलो कर दिया, उसको व्हाइट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो सब्जियों की या फलों के जो रंग हैं वो रंग उस कारण से है क्योंकि उनके अंदर उस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अब जितना कलरफुल, इफ प्लेट इज एब्सोल्युटली कलरफुल, हरी भिंडी है, लाल टमाटर है, सफेद येलोइश कलर की लौकी है, जितना कलरफुल आपका प्लेट होगा ना, आपका उतना हेल्दी डाइट होगा। प्लस अल्कलाइन डाइट होनी चाहिए आपकी। तो जितनी हेल्दी फूड है देर ऑल अल्कलाइन। ये जो जंक फूड और जो मैंने आगे लिस्ट आपसे डिस्कस की थी ना, वो पूरी एसिडिक है। एंड इट शुड बी नेचुरल। जितना नेचुरल हो उतना अच्छा। जितना हम उसके साथ बोलते हैं ना वो कर देते हैं, जितनी ड्रेसिंग डालते हैं, जितनी चीजें डालते हैं, हम जिसको उसको फूड को जितना नेचुरल से दूर करते हैं वो उतना खराब हो जाता है। सो इट शुड बी बैलेंस्ड, हाई फाइबर, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, नेचुरल डाइट। अगर बाय एंड लार्ज आपकी डाइट ऐसी है तो दीज आर ऑल फर्टिलिटी बूस्टर्स। आप अपनी फर्टिलिटी को एनहांस कर रहे हो। सो बैलेंस डाइट में क्या है, सीरियल्स, these are source of carbs are very important। कई बार लोग सोचते हैं अरे लो कार्ब डाइट वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। ईट बैलेंस डाइट अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल कंडीशंस है विच रिक्वायर्स, कोई मेडिकल कंडीशन लो कार्ब रिक्वायर करती है, कोई लो प्रोटीन रिक्वायर करती है, कोई लो फैट रिक्वायर करती है, बिकॉज आपके बॉडी को न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। बट इफ बाय एंड लार्ज यू आर हेल्दी then have a balanced diet, don't cut down on anything, because आप क्या एक चीज को कट डाउन करोगे ना, अगर आप कार्ब को कट डाउन करोगे और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी किडनीज को बहुत वर्क करना पड़ेगा फॉर डाइजेस्टिंग, तो धीरे धीरे आपकी किडनी घिसने लगेगी, किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हो, क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिए। छेड़छाड़ करते तो प्रॉब्लम होती है। भगवान ने सब चीजें दिया खाने के लिए, सबको बैलेंस तरीके से खाइए आप। जैसे आप एक को ज्यादा एक को कम और कुछ गड़बड़ करते हो, वहीं पे हमारा बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे बीच में कीटो डाइट बहुत फेमस हो गई थी, तो कीटो डाइट बहुत लोगों ने फॉलो किया, बट अल्टीमेटली क्या वो उनकी सबकी किडनीज इंपैक्टेड हो गई, सबकी किडनीज सीरियसली इंपैक्टेड हो गई, बिकॉज कीटो डाइट के कारण देयर किडनी हैड टू वर्क रियली रियली हार्ड। कार्ब्स जा ही नहीं रहे थे बॉडी में, प्रोटीन को कार्ब्स का भी रोल प्ले करना पड़ा था। अब एक मदर है, फादर ट्रैवल कर रहे नहीं है, तो मदर को फादर का भी रोल प्ले करना पड़ता है, मदर का भी रोल प्ले करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, ओवरवर्कड हो जाएगी ना। तो सिमिलरली प्रोटीन्स जो है, अगर हम प्रोटीन्स को कार्ब को रिप्लेस करेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी। तो सीरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे शुड बी हाई फाइबर, दे शुड बी हाई फाइबर। व्हीट, राइस, जवार, रागी,
बाजरा वेरी गुड, सब खाइए। और वीट भी, आजकल बहुत वीट को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है, पीपल आर सेइंग ऑफ वीट वगैरह वगैरह। तो वीट अगर मार्केट से पिसा हुआ आटा आप ले रहे हैं वो खराब है, जो पैकेज्ड आटा ले रहे हैं दे आर बैड। आप आटा चक्की पे खुद अपना आटा पिसवाइए, इट विल बी हाई इन फाइबर एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर आप पैकेज आटा लेके आ रहे हैं देन दैट इज बैड, बिकॉज देन इट इज मैदा का भाई, इट इज ऑलमोस्ट नियर मैदा, इट इज ऑफ नो यूज, सारा उसका सब हस्क वस सब निकल गया, उसकी सारी सब कुछ निकल गया, नथिंग, कोई न्यूट्रिएंट्स बचा नहीं है। सो खुद आप आटा चक्की में उसको पिसवाइए। नेक्स्ट इज लेज्यूम्स, पल्सेस वगैरह, स्प्राउट्स, these are very good proteins, our body needs protein. Vegetable and fruit, they give us vitamins and minerals, protective food, and this should be very colorful as I told you because they are rich in antioxidant, they take care of the free radicals in our body. Dairy products, आजकल इसको भी लेके जैसा मैंने कहा बहुत मिथ्स है, वीगन डाइट बहुत फेमस होता जा रहा है। तो वीगन डाइट फेमस होने का कारण ही है कि वी डोंट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी मिल्क, हमें कुछ भी अनाप शनाप मिल्क मिल रहा है, पता नहीं वो मिल्क मिल्क भी है कि नहीं है, क्या है मालूम नहीं। सो वी नीड टू हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी मिल्क एंड द मिल्क हैज टू बी A2 मिल्क। A2 मिल्क मतलब देसी गौ माता का मिल्क, अगर देसी गौ माता का मिल्क होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज आई कांट से एनीथिंग। आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक बुक भी मैंने देखा था, मिल्क इज अ साइलेंट किलर वगैरह वगैरह। आई डोंट नो, हम तो मिल्क से ही बड़े हुए हैं एंड आवर स्टेपल डाइट इज मिल्क। मिल्क नहीं होता है तो लगता है सिस्टम गड़बड़ हो गई। तो I can't relate to these concepts, but yes, I'll say one thing which goes for everything, not just milk, it goes for your all the plant based products, in fact the animal products also, कि check the source, अगर सोर्स बराबर नहीं है, जहां से आप प्रोक्योर कर रहे हो वो चीजें ठीक नहीं है, अगर चीज ही गड़बड़ है तो फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। एंड देन फैट्स एंड शुगर्स, it should be consumed in low quantity and it should be healthy. फैट के लिए भी बहुत ये आता है कि भाई फैट नहीं खाओ, फैट नहीं खाओ, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे विटामिन हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को, बट फैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड स्वीट शुगर, इस फॉर्म का फैट नहीं चाहिए, हमें हेल्दी फैट चाहिए। तो हेल्दी फैट क्या है? नट्स एंड सीड्स, बेस्ट सोर्स ऑफ फैट। हमें नट्स एंड सीड्स खाना ही खाना चाहिए क्योंकि हमें हेल्दी फैट चाहिए अपने बॉडी में। Avocado is very good, edamame is very good, these are all very rich in healthy fat. So this was all about moderate, like balanced diet. It should be balanced, high fiber, rich in antioxidant, alkaline and natural. And again there are certain supplements that are required for us, जो अगर हम food से ही पाले तो सबसे अच्छा। Folic acid, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्शन। इनफैक्ट हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कंसीव होना है तो डॉक्टर तुरंत हमें फॉलिक एसिड पे डाल देती हैं, बहुत जरूरी है फॉलिक एसिड। आयरन, बिकॉज हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 12 एंड अबव होना चाहिए, इट शुड बी गुड फॉर अस टू कंसीव। जिंक एंड विटामिन B12, ये जो है चार क्या बोलते हैं विटामिन्स एंड जो मिनरल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके फूड से आपको फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक और विटामिन B12 जरूर मिले, यू शुड गेट इट। फर्टिलिटी एंजल्स, तो व्हाट आर फर्टिलिटी एंजल्स? एज आई डिस्कस्ड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, nuts, seeds, dairy products, these are all fertility angels because they are all alkaline, they are rich in antioxidant, high fiber, they are like very good. And what are fertility vampires? जो हमारी fertility को खत्म करने में लगे हैं, packaged food, white sugar, salt, refined oil, tea, coffee, soda,
सोडा जैसे मैंने बताया रिच इन कार्बन, वेरी बैड। टी कॉफी ये भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिकॉज इनमें कैफीन होते हैं विच इज अ स्टिमुलेंट। वो हमारे ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है, हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देता है। प्लस ये जो जैसे फॉर एग्जांपल टी है, तो टी इज प्रिपेयर्ड एट अ वेरी हाई हीट, तो उसके कारण क्या होता है, उसके सारे मिनरल, सारे एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं, एंड इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर, वेरी एसिडिक इन नेचर। जो दूध की चाय हम पीते हैं बहुत एसिडिक होता है, इट इज नॉट गुड। नॉन वेज वेरी बैड। सोया, सोया बहुत खराब है हमारे फर्टिलिटी के लिए, स्पेशली फॉर मेन, स्पेशली फॉर मेन इट इज नॉट गुड, बिकॉज वो स्पर्म को नहीं डेवलप होने देता प्रॉपरली। एंड वुमेन के लिए भी अच्छा नहीं, बट मेन के लिए तो स्पेशली बिल्कुल अच्छा नहीं। सो इन केस यू आर ऑन अ प्लानिंग स्टेज, delete soya from the diet for the time being, because it is a fertility vampire. It is not good. Fertility boosters, कुछ कुछ चीजें हैं जो fertility boosters हैं, like sunflower seed, amazing. Citrus fruit, सारे citrus fruit हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. Cheese, full fat dairy, please don't have skimmed milk, full fat milk लीजिए. It is very good for fertility. Cooked tomatoes, टोमेटोज आर वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। और टोमेटो को जब हम कुक कर देते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सूप और वॉट एवर, बट ये नहीं कि ओवर कुक कर दिया और उसके सारे न्यूट्रिएंट को खत्म कर दिया, उतना कुक नहीं, माइनर कुकिंग, सिंपल बेसिक बेसिक अगर हम उसको कुक करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डबल हो जाती है, इट गेट्स डबल्ड। सो कुक टोमेटो इज वेरी गुड। पाइनएप्पल, ये बहुत अमेजिंग है। पाइनएप्पल इज वेरी गुड फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि यूट्रस की ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। लेकिन एट द सेम टाइम वंस वी कंसीव, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो पाइनएप्पल अच्छा नहीं है, बिकॉज हमें सर्विस को सॉफ्ट कर देता है, और मिसकैरेजेस के स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। So pineapple, papaya, they are not considered good for pregnancy, but pineapple is very good for implantation. So pineapple you should only eat till your ovulation stage. I'm making it very clear again and again. Ovulation stage तक आपको पाइनएप्पल लेना, उसके बाद नहीं, क्योंकि अगर ओवल्यूशन के बाद मे बी आपने विद गॉड्स ग्रेस इम्प्लांट हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको तो 15-20 दिन बाद पता चलेगा, बट अगर आप पाइनएप्पल खाते गए तो वो आपकी सर्विक्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसका काम है इम्प्लांटेशन तक हेल्प करना, तो आप बस अपने ओवल्यूशन तक आप पाइनएप्पल खाइए, उसके बाद मत खाइए। बीन्स एंड लेंटिल्स, एस्परेगस, पोमेग्रेनेट, वॉलनट्स, सिनेमन, ब्लैक सीजम, फेनुग्रिक सीड, तिल, ये सब बहुत अच्छा है, बिकॉज ये हमारे यूट्रस को क्लेंस करता है, हमारी एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है। इनफैक्ट ये सारे जो फर्टिलिटी बूस्टर्स है ना, इनकी में सबके बहुत अमेजिंग क्वालिटीज है। I'll share one write-up, I'll prepare one write-up, because it was very difficult for me on the screen सबका like you know qualities को jot down करना. So I'll prepare a PDF and send it across to all of you in the group. So you will know कि कौन सा फूड जो है कौन से एस्पेक्ट को, कोई इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, कोई एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग में हेल्प करता है, कोई ओवा बनाने में हेल्प करता है, कोई स्पर्म में हेल्प करता है, बट दीज ऑल आर फर्टिलिटी बूस्टर्स। लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी टाइम एंड टाइम अगेन कि दीदी प्लीज हमसे शेयर कीजिए क्या क्या फूड अच्छे हैं। सो दीज आर द फूड विच आई फाउंड आउट ऑफ माई रिसर्च विच आर लाइक रियली रियली गुड when it comes to fertility. इसके बाद डेट्स बहुत अच्छे हैं, pumpkins बहुत अच्छा है, saffron, honey, turmeric, हल्दी, black cumin, they are all great fertility boosters. And then herbs, शतावरी, शतावरी तो लैक्टेशन में भी बहुत अमेजिंग है। शतावरी, एलोवेरा, अशोका, दशमूल, शिलाजी, च्यवनप्राश, these all herbal formulations, they regulate the cycle, improve the health and wellness, improve the quality, quantity, motility and morphology of the sperms. स्पर्म्स की काउंट को, उसकी क्वालिटी को, उसकी मोटिलिटी को, सबको इंप्रूव करता है। इंसोम्निया, स्ट्रेस, ये सबको ठीक करता है। तो प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा है। सो यू कैन यूज दीज लाइक यू नो आयुर्वेदिक थिंग्स ऑल्सो फॉर फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। Now, one more important thing, ये आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड।
कई बार क्या होता है, हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा लेते हैं। एक फूड की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, दूसरे की दूसरी क्वालिटी है, लेकिन खा तो रहे हैं हम सपोज एक बाइट के बाद दूसरा बाइट, बट जब हम एक साइकिल में खा रहे हैं तो दे आर ऑल गेटिंग मिक्स्ड टुगेदर, एंड व्हेन दे आर गेटिंग मिक्स्ड टुगेदर देन दे हैविंग ऑपोजिंग फोर्सेस, तो उससे क्या हो रहा है, टॉक्सिन्स क्रिएट हो जा रहे हैं. So it is very important that we should know that which food to be combined with which food. So we have created different categories as vegetables, legumes and beans, sweet fruits, subacidic foods, acidic fruits, melons, grains, seeds, nuts. And यहाँ पे एक list है, जैसे vegetable and fruit, they should not be eaten together. At least 1 घंटे का gap होना चाहिए vegetable और fruit को खाने में. वेजिटेबल नट्स एंड सीड्स के साथ खाया जा सकता है, वेजिटेबल ग्रेन के साथ खाया जाता है, वेजिटेबल लेज्यूम्स एंड बीन्स के साथ खाया जाता है, लेकिन फ्रूट नट्स एंड सीड के साथ नहीं खाया जाता. आप फल और बादाम एक साथ नहीं खा सकते, इट इज नॉट गुड. फ्रूट्स को आप लेज्यूम एंड बीन्स के साथ नहीं खा सकते. स्वीट फ्रूट और सब एसिडिक फूड को आप कंबाइन कर सकते हो, एसिडिक और सब एसिडिक को कंबाइन कर सकते हो, बट स्वीट और एसिडिक फ्रूट को आप नहीं कंबाइन कर सकते. एक फ्रूट प्लेटर में आप स्वीट फ्रूट्स लाइक बनाना वगैरह वगैरह एंड एसिडिक फूड लाइक ऑरेंज, बनाना और ऑरेंज आप एक साथ नहीं खा सकते, इट विल हैव ऑपोजिंग रिएक्शंस ऑन ईच अदर. आप मेलन्स और एसिडिक फूड नहीं खा सकते, मेलन्स और सब एसिडिक फूड भी नहीं खा सकते. मेलन्स एंड मेलन्स कैन बी ईटन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब आप मिक्स करके खा सकते हैं, राइट. सो दिस इज अ like different kind of food combinations. Again, one thing I missed here, dairy products and fruits को भी नहीं खाना चाहिए साथ में. योगर्ट के साथ फिर भी थोड़ा बहुत फ्रूट खाया जा सकता है, बट स्टिल नॉट टू दैट ग्रेट एक्सटेंट. बट दूध के साथ तो फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. तो जो शेक्स बनते हैं ना दूध के साथ मिक्स करके, दे आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं. सो दूध और फल को मिक्स नहीं करिए, डोंट मिक्स डेयरी विथ फ्रूट. सो जब आप खाना खा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कैसा होना चाहिए, बिकॉज जो फूड कंबाइन हो सकती है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बेटर रिजल्ट देती है. जैसे खिचड़ी, ग्रेन और हमने दाल को मिक्स की, वेरी गुड, इट इज एक्सेलेंट. बट फ्रूट को अगर हम वेजिटेबल के साथ मिक्स करके एक सैलेड बनाएंगे जिसमें फ्रूट भी डाल दिया, वेजिटेबल भी डाल दी, इट इज नॉट गुड, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. Now, nutrition for PCOS and PCOD. So the goal is this slide I specially created because I had lot of requests for this. कि दीदी प्लीज PCOS और PCOD को हम नेचुरली कैसे ठीक करें उसके बारे में बताएं. तो yesterday we discussed कि क्यों होता है PCOD. जब हमारा ट्राइमोडल और primary follicular is not able to convert into higher follicles and not able to rupture eggs, तो क्या होता है उसके अंदर cyst create हो जाती है, और ये जो cyst होती है वो फिर हमारे ओवरी के फंक्शन के साथ हैम्पर करती है, एंड देन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है. हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टाइमली नहीं होता, साइकिल्स रेगुलर नहीं होते, ब्लीडिंग बराबर नहीं होती, पेन बहुत ज्यादा होता है, एंड नेचुरली हमारी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करता है. सो डाइटरी गोल इज और ये जो पीसीओडी जो है वो वेट हमारा बहुत बढ़ा देता है, प्लस इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देता है. सो जो भी हम फूड खाएं वो वेट को हमारा मैनेज करे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो. और हमें सॉल्ट और शुगर, बिकॉज शुगर वेट को बढ़ाता है, प्लस सॉल्ट जो है वो हमारे इंसुलिन के साथ में वो डिस्टर्ब करता है. सो सॉल्ट एंड शुगर का हमें इंटेक जो है वो करना चाहिए. तो डूज क्या है, लो फैट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, plant based rich diet, fruits, vegetable, whole grain, legume that can cause weight loss, reduce insulin resistance and should be rich in antioxidant, should reduce oxidative stress and inflammation. तो ये होना चाहिए. प्लस it should be low fat, high fiber diet, बिकॉज एंड्रोजन हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाता है. एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, तो पीसीओडी के केस में एंड्रोजन गेट्स क्रिएटेड. सो एक ऐसा डाइट हमें चाहिए जो एंड्रोजन को रिड्यूस करे, और हमारे अंदर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और ये सब हमारा जो क्या बोलते हैं ना, जो एचडीएल लेवल्स जो है वो हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो सबको जो एड्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई फाइबर डाइट चाहिए. लो फैट हाई फाइबर डाइट, लो फैट हाई फाइबर
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, प्लांट बेस्ड नेचुरल डाइट इज एक्सलेंट। बेसिकली जो आगे की स्लाइड में हमने इतना डिस्कस किया था वैसा ही खाना हमें खाना है। हेल्दी फैट्स होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नट्स, सीड्स, एवोकाडोस, बिकॉज फैट क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को एब्जॉर्ब कराते हैं। सो वेट कम करना इसका मतलब कि फैट पूरा एलिमिनेट कर दे, नो, हमें अनहेल्दी फैट एलिमिनेट करना है इन द फॉर्म्स ऑफ ऑयल एंड ऑल, बट हेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ नट सीड्स वी शुड हैव। एंड कुछ कुछ केसेस में इसके लिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है। ऐसे वीट में क्या होता है, ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन इज लाइक दैट चुई, जो आटा हम लगाते हैं वैसा चुई चुई टाइप का होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लूटेन। सो वीट क्या होता है, वो ग्लूटेन का बना है। तो आजकल ये भी काफी हो गया कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो रहा है लोगों को, आई डोंट नो कैसे हो रहा है लोगों को ये सब, बट ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो रहा है जिसके कारण दे नीड टू गो ऑफ वीट डाइट। तो इन केस आपको ग्लूटेन की थोड़ी भी प्रॉब्लम है देन पीसीओडी में फिर वो एग्रावेट हो जाएगी, देन यू हैव टू टोटली गो ऑफ वीट। तो ऑफ वीट जाने के लिए अमरंथ है, किनोआ है, कॉर्न मक्का हो गया आपका, बाजरा, मिलेट, ब्राउन राइस, सोरगम, ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनाज हो गए, डिफरेंट देन वीट। आपको फिर ये सारा मल्टीग्रेन डिफरेंट अनाज आपको खाना चाहिए सो दैट आपका ग्लूटेन इंटॉलरेंस कंट्रोल में आए। बिकॉज ग्लूटेन क्या है, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो आपको इन्फ्लेमेशन और डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो आपका पीसीओडी और एग्रावेट हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। इन केस वीट से ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट इट, बट यस अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है देन यू शुड गो टोटली ऑफ वीट। डोंट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स शुड बी मिनिमाइज, नॉन वेज फूड बिल्कुल नहीं खाना है बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल और ये सब जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट कैन बी कंज्यूम्ड बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। yes, in case of PCOD I'll say, मैं नहीं तो कहती हूँ milk is always very good, it is an excellent, dairy products are very very good, very very good. In fact dairy product milk is considered to be a complete food. एक बच्चा 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ दूध पे सरवाइव करता है, इट इज अ कंप्लीट फूड बाय इटसेल्फ। लेकिन पीसीओडी के केस में मिल्क जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट हो जाइए, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी और चीजें मिल रही हैं, बट उसके इनटेक को थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, जितना लेते हैं उससे थोड़ा कम कर दीजिए। हाई जीआई कार्ब नहीं लेना है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपको नहीं खाना है, बिकॉज वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा, और आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ही इंसुलिन के कारण है। सो यू कांट हैव दैट। अगेन प्रोसेस्ड जंक फूड आप नहीं खा सकते बिकॉज उससे ट्रांस फैट वगैरह रिलीज होते हैं। फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए ट्रांस फैट के कारण, बिकॉज ये सब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाएगा। बेसिकली ये सब चीजें हम जानते हैं, इट्स जस्ट दैट मैं साइंटिफिकली आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा माइंड इतना लॉजिकल बन गया है कि जब तक वो टर्मिनोलॉजीज हम नहीं सुनते ना तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम यूजिंग ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, अदरवाइज ये सब चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते। इट्स हाई टाइम प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग। मैंने इतनी मेहनत करके जो साइंटिफिक टर्म्स आपके सामने यूज किए हैं, मेरी उतनी मेहनत के लिए आप इसको फॉलो करना शुरू कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप जैसे करेक्ट करोगे ना आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी बॉडी जैसे जैसे हील होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रॉब्लम्स पूरे ठीक हो जाएंगे। यू हैव ऑल दी पावर्स, आपके अंदर सारे सेल्फ हीलिंग पावर्स है, बस हम अपने रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड हैबिट्स के कारण हमने सब चीज को डिस्टर्ब करके रखा है। नाउ हर्ब्स फॉर पीसीओएस, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, बिकॉज आई रिसीव्ड रिक्वेस्ट दैट दीदी वी वांट टू नो कि क्या क्या आयुर्वेद के हर्ब्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब रिसर्च करके निकाले हैं। सो what I'll suggest is please take a screenshot of this, इसका screenshot आप ले लो, and जो आपके लिए possible है, you want to use it, you can use it, because these herbs are very rich in phytoestrogen, जो क्या करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है। उसके कारण आपका जो पीसीओएस और ये सब की जो प्रॉब्लम है, जो आपके एग फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, वो सब कंट्रोल में आ जाते हैं, आपके फॉलिकल्स हेल्दी हो जाते हैं।
बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, फॉलिकल्स हेल्दी नहीं है और हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है। पीसीओएस इज ऑल अबाउट दैट। कल हमने वही डिस्कस किया था कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, रप्चर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसकी ग्रोथ बराबर नहीं। क्यों ग्रोथ बराबर नहीं? क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस है। एफएसएच और एलएच की वैल्यूज जो है वो हेवायर हो गई हैं। आई होप यू वर देयर इन सेशंस यस्टरडे। अगर नहीं थे तो वॉच माय वीडियो, कल का वीडियो जरूर आप देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। आप कैसे अपने बॉडी के डॉक्टर बनोगे अगर आप अपनी बॉडी को ही नहीं जानोगे? मोबाइल आप खरीद के लाते हो तो ऐसे यूज थोड़ा ना करने लग जाते हो, पहले सीखते हो ना मोबाइल के फीचर्स को, उसके एप्लीकेशंस को, मैनुअल देखते हो, फ्रेंड से पूछते हो, ट्रायल एंड एरर करते हो, एंड यू लर्न इट। तो ये तो आपकी बॉडी है, आप नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा, राइट? सो these are different Ayurvedic formulations and different herbs that can help you with PCOS. अब इसमें cinnamon जो है, दालचीनी, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। थोड़ा सा cinnamon अगर आपके प्रॉब्लम है इसकी PCOS वगैरह की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, have little cinnamon every day. Again, हल्दी is amazing, अमेजिंग। वो भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्या करता है, कंट्रोल कराता है। तो हल्दी इज वेरी गुड। तो हल्दी, सिनेमन, ये तो आपके किचन में ही अवेलेबल है, इसको तो आप रोज ले लीजिए, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फूड, कि क्या खाना है, कैसा खाना है, क्यों खाना है। आई होप नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर फूड इनटेक। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज how to handle the food that we are eating. So one very powerful way of handling our food is fasting. फास्टिंग इज अमेजिंग, बट नॉट द दैट काइंड ऑफ फास्टिंग जो हम देखते हैं कि भाई आज तो मेरा व्रत है तो चलो मैं फल खाई जा रही हूँ, जूस पी जा रही हूँ, फिर वही रोटी सब्जी बन रही है लेकिन अलग इंग्रेडिएंट की बन रही है, वो अलग आटा यूज हो रहा है रोटी बनने के लिए, सब्जी भी वही अलग नमक और उससे बने, मतलब हमारा पूरा सिस्टम वही का वही चल रहा है, खाली खाने का फॉर्म बदल गया है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फास्टिंग। जब मैं फास्टिंग की बात कर रही हूं तो प्योर फास्टिंग, बिकॉज फास्टिंग का पर्पस क्या है? फास्टिंग का पर्पस है आपके डाइजेशन को रेस्ट देना, प्लेन एंड सिंपल। ओनली वन पर्पस ऑफ फास्टिंग इज टू गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ओवरलोड हो गया है। एक खाना खाते हैं, वो पचता नहीं, उसके पहले हम दूसरा खा लेते हैं, वो पचता नहीं, उसके पहले तीसरा खा लेते हैं। तो जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं क्या हो रहा है, पुराना खाना नहीं पच रहा है, नया खाना आ जा रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को छोड़ के नए खाने को लेके बैठ गया है, तो वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, वो अनडाइजेस्टेड पड़ा रहा। अनडाइजेस्टेड पड़े पड़े क्या हुआ, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। टॉक्सिन में कन्वर्ट होके क्या हुआ, यही अल्सर, सिस्ट, पथरी, ब्लॉकेज, ये सारी प्रॉब्लम्स, एक्ने, पिंपल, ये सारी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट हैज बीन फाउंड कि कोई भी फॉर्म ऑफ फूड हम खाते हैं, मतलब यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग कोई भी फॉर्म ऑफ फूड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एनर्जी फूड, सात्विक फूड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिज्जा एंड द बर्गर दैट यू हैव ईटन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। I'm talking about positive energy food, सात्विक फूड। तो सात्विक फूड को at max 16 hours लगते हैं, anything between 14 to 16 hours to get digested completely। तो अगर एवरीडे बेसिस पे आप 16 hours की फास्टिंग करते हो तो क्या होता है, हमारा सिस्टम क्लियर हो जाता है। There is no undigested food left in our system. Every day we are cleaning the system. No toxin is being created. Our gut is clear. Our motions are clear. Our entire system remains healthy. So this is the concept behind intermittent fasting, जो आज इतना फेमस हो गया। आज आप कोई भी डाइटिशियन के पास जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, वो यही रेकमेंड करते हैं। पिछले 3-4 साल से बहुत फेमस हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट हमारे जैन सिद्धांत में तो ये सालों सदियों से चला आ रहा है। हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, इट इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली। क्या कहते हैं कि भाई 6-7 बजे सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद मत खाओ, अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके खाना खाओ 9-10 बजे। यही तुम्हारा जैन सिस्टम है और क्या है? और बट इसके पीछे साइंस नहीं है तो हम क्वेश्चन करने लग गए थे
अबाउट इट्स एप्लीकेबिलिटी कि भाई क्यों भाई रात को नहीं खाए, पुराने जमाने में तो लाइट नहीं हुआ करती थी तो कीड़े मकोड़े गिर जाते थे, इसलिए ऐसा हो जाता, इसलिए वैसा हो जाता था. नो, दैट वाज यस वन एस्पेक्ट कि भाई अंधेरे में दिख नहीं रहा आप क्या खा रहे हो, तो अभी लाइट से तो प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, देयर आर टू प्रॉब्लम्स दैट आर स्टिल प्रेवलेंट नाउ. वन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, सन इज नॉट देयर. So when sun is not there, everywhere decay starts happening. इसलिए आप देखोगे सूर्य ग्रहण में हर चीज खाना पीना वर्जित होता है. क्यों वर्जित होता है? क्योंकि हर जगह डिके प्रोसेस चालू हो गया है. जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती उसी सेकंड वहां पे डिके चालू हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस पनपने शुरू हो जाते हैं. तो जैसे ही रात शुरू होता है, हमारा जितना फूड है सब में डिके लग जाता है जब तक उसको वापस सूर्य की किरण ना मिले. तो इसलिए इट इज नॉट गुड टू ईट इन द नाइट. दैट इज वन एस्पेक्ट. Second aspect is to give rest to our digestive system, because at night our digestive system gets very slow. तो अगर हम रात में बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो उसका डाइजेशन बहुत स्लोली होता है. प्लस एट नाइट आवर बॉडी नेचुरली गेट्स इनटू द हीलिंग मोड. वो एसिमिलेशन के मोड में चला जाता है और वो पूरा जो हीलिंग प्रोसेसेस है हमारे बॉडी के वो एक्टिवेटेड होने शुरू हो जाते हैं. आवर बॉडी गेट्स इनटू द हीलिंग मोड. वो रिपेयर करना शुरू कर देता है, वो नई चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है. तो वो अपना सेल्फ बोलते हैं ना कि भाई बुक कीपिंग, हमारी इंटरनल बुक कीपिंग करना चालू कर देता है, क्लीनिंग सिस्टम. सो इट गेट्स इनटू दैट. सो जब हम रात में खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी हीलिंग चीजें बंद हो जाती. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी क्या चीज में लग जाती है? हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है डाइजेशन में. तो जो उसका जो नेचुरल प्रोसेस था, हीलिंग प्रोसेस था, वो स्टॉप हो गया. सो जैसे हम रात में खाते हैं, एक तो खाना स्लो डाइजेस्ट होता है, दूसरा हमारी हीलिंग प्रोसेसेस बंद हो जाती हैं, हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसके कारण क्या होता है? टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड दैट यू शुड फास्ट फॉर मिनिमम 16 आवर्स. क्योंकि जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है. और ये 16 घंटा, ऐसे तो जो डाइटिशियंस है वो कहते हैं कोई भी 16 घंटे का विंडो ले लो, लेकिन 16 घंटे को लो. तो आप रात को अगर 11 बजे खा रहे हो तो अगले दिन जो है उसके 16 घंटे बाद ही खाना खाना. मतलब कि 1 2 3 4 बजे खाना. अगर आप रात 11 बजे खा रहे हो तो अगले दिन आप 4 बजे फिर खाना खा सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू मी दिस विल गिव रिजल्ट. ऑफ कोर्स आपको 16 आवर्स विंडो मिल रहा है बट नॉट 100% रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी की हीलिंग पावर्स को मिस कर दे रहे हैं. जो बॉडी रात को 9 बजे हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, अगर हम रात 11 बजे खा रहे हैं तो वी आर मिसिंग ऑन दैट हीलिंग पावर्स. बिकॉज खाने के बाद में जैसे ही हमने 11 बजे खाना खाया, हमारी पूरी बॉडी लग गई खाने के डाइजेशन के ऊपर में और वापस से हीलिंग का काम नहीं हुआ. तो हम वो हीलिंग की पावर्स को मिस कर दिए. प्लस जो सोलर एनर्जी के कारण जो बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन आई एम टॉकिंग अबाउट finishing your food by 7 o'clock. Put down your plate by 7 o'clock and open your mouth the next day by 10 o'clock. 15 to 16 hours की फास्टिंग आपकी होनी चाहिए और वो भी 7 o'clock onwards. तभी आप रियल बेनिफिट ले पाओगे. बिकॉज कई लोगों से मिलती हो, कहते हैं भाई हमने किया इंटरमिटेंट फास्टिंग बट उतना रिजल्ट मिला नहीं वगैरह वगैरह, वेट लॉस हो गया बट डिजीज नहीं गए. इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस करवाएगा, साथ में आपके बॉडी के जो डिजीज है वो सबको ठीक कर देगा. क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस को एक्टिव कर रहे हो. जो रात 9 बजे से बॉडी की हीलिंग प्रोसेसेस चालू होती है उसको आप एक्टिवेट कर दे रहे हो. और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो बट आप नाइट फास्टिंग नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बस तब से 16 घंटा गिन लिया, तो आप हीलिंग से मिस कर दोगे. तो वेट लॉस तो हो जाएगा टू सम एक्सटेंट, बट बॉडी की हीलिंग नहीं होगी, बीमारियां ठीक नहीं होंगी. इंटरमिटेंट फास्टिंग बीमारियों को ठीक कर देता है. ये जो फोटो आपको दिख रही है जैक डॉर्से की, हु इज ही? ही इज एक्स सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ट्विटर. अभी वो स्क्वायर के सीईओ हैं. ही इज सच अ बिग मैन and he does intermittent fasting on a regular basis.
उनकी लाइफस्टाइल में इंटरमिटेंट फास्टिंग है, एंड ही डज फास्टिंग फॉर 22 आवर्स, एंड कई कई बार तो इन्होंने 2-3 दिन तक फास्टिंग रखी है. सो व्हेन पीपल इन द वेस्ट, दैट टू सच सीनियर पीपल, अगर वो इसको इतना फॉलो कर रहे हैं तो ये तो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है. We should follow it. And next is complete fasting or autophagy. What is that? It is nothing but हमारा निर्जला व्रत, जो हम 24 घंटे व्रत रखते हैं. In this you can have water but no food at all for at least 24 to 36 hours. What is autophagy? Autophagy is a natural system in our body, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो डेड सेल्स हैं, डिजीज सेल्स हैं, अनहेल्दी सेल्स है, उसका भक्षण करती है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, ऑटोफैगी प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता जाता है. हमारी बॉडी उतनी पावरफुल नहीं रहती, वो ऑटोफैगी नहीं कर पाती. तो हमारे बॉडी में क्या होता है, डेड सेल्स और डिजीज सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. इससे जैसे जैसे हम बूढ़े होने लग जाते हैं, बीमारियां आने लग जाती है, एजिंग होनी शुरू हो जाती है, सारी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, बिकॉज ऑटोफैगी नहीं हो रही है. नहीं तो क्या कारण है, यंग में प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑटोफैगी नहीं हो रही है. बट अगर हम इंड्यूस्ड ऑटोफैगी करें, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ. अगर हम फोर्सफुली अपने आप को भूखा रखें तो क्या होगा, हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो फिर कुछ खाना नहीं मिलने के कारण भक्षण करने की कोशिश करेगा. किसका भक्षण करेगा, डिजीज सेल्स की. और ऑटोफैगी ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाएगी. फोर्सफुली हम ऑटोफैगी को शुरू करेंगे. तो हमारा जो उपवास है वो हमारे बहुत काम का होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर पूरी क्लेंजिंग कर देता है. जितने भी डिजीज सेल्स है, टॉक्सिन्स है, सबको खा जाता है और हम हेल्दी हो जाते हैं. कैंसर के लिए ये अमेजिंग है. इसलिए ये जो फोटो आपको दिख रही है योशिनोरी ओसुमी जी की, इनको नोबेल प्राइज मिला 2016 में. इनको नोबेल प्राइज मिला इसी बात पर कि कंप्लीट फास्टिंग करके, जो हमारा निर्जला व्रत है उसको करके हम कैसे कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी हम ठीक हो सकते हैं. बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती, यंग तो अब अपने आप हो जाते, वेट लॉस तो अपने आप हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन कैंसर तक ठीक हो जाता है. तो सोचे, जापान के लोग हमारी संस्कृति के ऊपर में रिसर्च कर रहे, नोबेल प्राइज पा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं पता नहीं. और हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है. राइट. सो फास्टिंग, व्रत, उपवास बहुत अच्छा है हमारे लिए. इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली बेसिस में करना चाहिए, और कंप्लीट फास्टिंग महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो. बट क्वार्टरली तो करना ही करना चाहिए, 3 महीने में एक बार तो करना ही चाहिए आपको. और इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन अ डेली बेसिस. हाँ, कभी कभार बाहर जाना है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, सोशल पीपल, बाहर जाना है तो ठीक है भाई, हफ्ते में एक आध बार आपने खा लिया, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें कि लिमिट में लीजिए. डोंट ओवरडू, बिकॉज आपकी बॉडी यूज्ड टू होती जाएगी, आपकी बॉडी खुद ही रिजेक्ट कर देगी. आप खाओगे भी ना, खुद खा के बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों खा लिया मैंने. और 1-2 बार खाने के बाद तीसरी बार से आप खुद लोगों को मना कर दोगे कि भाई मेरे को ना सूट नहीं करता, मेरी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है. बिकॉज आपकी बॉडी को अच्छी चीजों की आदत हो गई, वो खराब नहीं पसंद करती. राइट. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कंप्लीट फास्टिंग इज वेरी गुड. व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी, हम सबको कंसीव करना है. राइट. लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाई वी हैव मेट हियर. आज मैं जो भी चीज डिस्कस कर रही हूँ वो उसी एंगल से डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव हो नेचुरली. तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जब आप कंप्लीट फास्टिंग करते हो, तो क्या होता है, आपके जो ये सब डेड सेल्स हैं, डिजीज सेल्स हैं, जो सब प्रॉब्लम हो रही है आपके अंदर, सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, वो सब इंप्रूव हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, टॉक्सिन्स खत्म हो जाता है. जैसा मैंने स्टार्ट किया था इस सेशन को, टॉक्सेमिया, everything is a resultant of the toxins that has been created in our body. सब कुछ टॉक्सिन्स का ही रिजल्ट है. तो फास्टिंग ये टॉक्सिन्स को इरेडिकेट करने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है. तो हम बहुत फास्ट उसको रिलीज कर देते हैं और नया बनने नहीं देते. तो इट डज वंडर्स टू आवर बॉडी. सो फास्टिंग इज रियली रियली गुड. यू शुड गेट ऑन इनटू द फास्टिंग मोड. बट दिस इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू कंसीव.
नॉट फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट, बिकॉज मुझे लग रहा है शायद इस सेशन में कुछ कुछ प्रेग्नेंट ने भी ज्वाइन किया है। प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं सारी बातें बता रही हूँ वो प्राइमरीली कंसेप्शन के लिए बता रही हूँ, बहुत कुछ एप्लीकेबल है प्रेगनेंसी के लिए भी, बट नॉट ऑल। जैसे प्रेगनेंसी में मैं आपको बिल्कुल फास्टिंग वगैरह सजेस्ट नहीं करूंगी, गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। ऑफ कोर्स आई सजेस्ट कि भाई रात के बाद मत खाओ जितना हो सके, बट अगर आपको लग रहा है नीड, भाई थोड़ा दूध पी लेना है या कुछ करना है हल्का फुल्का, देन प्लीज गो एड एंड डू इट, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, right? So here I'm not talking about pregnancy, I'm talking only about conception. So those who want to improve their fertility, who want to conceive, please get into the fasting mode. Right way of eating. First, eating in moderation in small quantity. थोड़ा थोड़ा करके खाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट का साइज क्या है? इतना। Our stomach is the size of this fist. हमारा पेट बस इतना सा ही है, size of this fist. सो जब हम उसको खूब सारा खा खा के ठसाठस भर देते तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मिक्सर है जिसको हमने टमाटर से पूरा भर दिया है, एकदम ब्रिम तक खचाखच भर दिया है। अब उस मिक्सर को चलाएंगे तो क्या होगा? टमाटर पीसेगा? नहीं पीसेगा। सिमिलरली हमारा जो पेट है वो क्या है? वो मिक्सर की तरह है, वो चर्न कर रहा है खाने को। तो अगर हम उसको ठसाठस भर देंगे तो चर्निंग ही नहीं होगी, डाइजेशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, टॉक्सिन बन जाएगा और वो बीमारी क्रिएट करेगा। सो कैसा खाना चाहिए हमें? हमें हमारा जितना पेट है उसका आधा खाना चाहिए। हाफ शुड बी फूड, 1/4 शुड बी वाटर एंड 1/4 शुड बी लेफ्ट फॉर एयर। खाली होना चाहिए, 1/4 पेट खाली होना चाहिए, ताकि खाली होने से वो चर्निंग हो पाएगी। ठसाठस भर देंगे तो चर्निंग नहीं हो पाएगी। सेकेंड, हैविंग एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसा कि मैंने कहा, फूड क्या? फूड इज एनर्जी, फूड एनर्जी है। तो जब हम उसको ग्रैटिट्यूड देंगे, थैंक यू की भावना देंगे, तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वही हम खाते खाते बोलेंगे ओ कैसा खाना है, टेस्ट नहीं है, ये नहीं। बहुत लोगों को देखती हूँ खाते खाते इतना क्रिप करते हैं खाने के लिए कि आई फील वेरी अपसेट, मतलब मुझे लगता है बस चली जाओ मैं यहाँ से, आई डोंट लाइक इट। इतना क्रिप करते हैं खाने के लिए। भाई नहीं अच्छा लग रहा छोड़ दो ना, आप क्रिप क्यों कर रहे हो? खाने की एनर्जी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? डोंट एवर डू दैट। नहीं अच्छा लग रहा है साइड कर दो, हल्के से बोल दो हाँ भाई ऐसा ऐसा है, बट डोंट क्रिएट नेगेटिव एनर्जी फॉर द फूड, because food is energy. Give positive energy, lot of love energy to the food, and say thank you to the farmer जिसने ग्रो किया, to the दुकान वाला जिसने उसको लाया, to your cook या जिसने भी बनाया, to the person who served you. जो पूरा फूड साइकिल है, राइट फ्रॉम ग्रोइंग टिल द टाइम इट रीचेज योर माउथ, उस पूरे साइकिल को धन्यवाद कीजिए। माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद कीजिए, इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद कीजिए कि आपको भोजन प्राप्त हो रहा है। एंड देन chew at least 32 times. Why 32 times? Because जब हम chew करते हैं तो क्या होता है? Partial digestion happens in the mouth. हमारे मुंह में salivary glands है जिसमें डाइजेशन कैपेसिटीज है। तो हम जब च्यू करते हैं अच्छे से तो सलाइवा मिक्स होकर हमारे फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, तो हमारे स्टमक पे लोडिंग कम होती है। अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टमक पे लोडिंग बहुत ज्यादा है। जितना स्टमक काम कर सकता है उससे बहुत ज्यादा उसे काम करना पड़ता है, और इसलिए आज सारी प्रॉब्लम स्टमक से रिलेटेड हो गई है, एसिडिटी एंड ऑल बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए हम जब च्यू ज्यादा करते हैं तो स्टमक पे लोडिंग कम हो जाती है, क्योंकि आधा काम पहले ही हो जाता है। दूसरा, हमारा ब्रेन जो है ना वो उसको ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं सिग्नल देने में कि पेट भर गया है। तो कई बार क्या होता है कि हम बस खाते जाते सडनली रियलाइज करते हैं अरे बहुत खा लिया, अब तो हिला भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल 20 मिनट बाद दिया, तब तक हमने बहुत खा लिया। जब हम धीरे धीरे च्यू करके खाते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेन टाइमली सिग्नल दे पाता है और हम रुक जाते हैं, ओवरलोड नहीं होता है हमारा। सो दिस इज राइट वे ऑफ ईटिंग। वी नीड टू ईट इन मॉडरेशन, वी शुड हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वी शुड ईट च्यू एटलीस्ट 32 टाइम्स। सो करेक्ट फूड टाइमिंग्स, इसको काफी हद तक हमने डिस्कस किया। दिस इज द सर्कैडियम रिदम, ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक है। जैसा जो नेचर है, नेचर के हिसाब से हमारी बॉडी बनी है। तो सुबह 4 बजे से दिन 12 बजे तक एलिमिनेशन की साइकिल है।
इसलिए कहा जाता है ना, मॉर्निंग में उठते ही आपको यूरिनेट करना चाहिए, एक्सक्रीट करना चाहिए, ये सारे काम सुबह के काम है। दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक डाइजेशन का काम है। इससे जितना भी खाना पीना है सब हम कहते हैं ना कि भाई शाम 6-7 बजे तक फिनिश कर लो, क्योंकि डाइजेशन का जो वर्क है वो एक्टिवेटेड है 12 to 8। सबसे अच्छा डाइजेशन होता है दिन में 12 से 8 के बीच में, तो सब डाइजेशन उसके अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और 8 से 4 के बीच का जो समय वो एसिमिलेशन का, हीलिंग एनर्जीज का। इस टाइम पे नो डाइजेशन नथिंग। इस टाइम पे हमारी पूरी बॉडी जो हीलिंग मोड में चली गई है, रिपेयर कर रही है, रीजनरेट कर रही है, सब अच्छी अच्छी चीजें उस टाइम पे हो रही है। तो जब हम इस क्लॉक के हिसाब से सारे काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ लेट नाइट ईटिंग, बिकॉज जैसे हम लेट नाइट खाते हैं हमारा एसिमिलेशन का जो वर्क है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, और इस टाइम में डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी स्लो, तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। And there are lot of articles you can check on the net which strongly talks about 7 p.m. to be your deadline for your dinner. Time to put your plate down 7 p.m. क्योंकि लेट नाइट ईटिंग से क्या हो रहा है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये सब की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। ये हम बहुत डैमेज क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। सो वी शुड ईट अकॉर्डिंग टू आवर सर्कैडियन रिदम, राइट। अब नेक्स्ट वाटर। अभी तक हमने फूड को डिस्कस किया, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाटर। Dehydration, lack of water, can lead to low sperm count as well as decreased egg health. Hydration also plays a very important role in hormonal regulation that's key to fertility and in the production of cervical fluids. So water is very important for our fertility. But हम यहां पर जब भी कुछ बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे चीजों को और इम्प्रूव कर सके। वाटर बोला तो मुझे भी वाटर की याद आ गई कि मैंने बहुत देर से नहीं पिया है। You also can have a glass of water if you want. So water is very important. लेकिन वाटर का भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है विच वी नीड टू नो। ये जिनका फोटो आप देख रहे हो ना, he is a Japanese scientist. His name is Masaru Emoto. He is Dr. Emoto, the famous Dr. Emoto, जिन्होंने वाटर पर रिसर्च किया है। उन्होंने क्या फाइंड किया कि जब कोई वाटर है, उस वाटर को जब हम बहुत लविंग एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो ऐसा ब्यूटीफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जब हम उसको बोलते हैं आई लव यू, यू आर सो नाइस, मेरी थर्स्ट को आप बुझा रहे हो, मेरे बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी से वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन इट इज वेरी गुड। एट द सेम टाइम जब हम वाटर को बहुत खराब खराब कुछ बोलते हैं, गालियां देते हैं, कुछ खराब बोलते हैं, तो क्या होता है, वो इस तरह का डिस्टॉर्टेड फॉर्म ले लेता है, distorted molecular structure. So same water है, but water has memory. So जैसे ही उसकी मेमोरी में पॉजिटिव बातें जाती है तो एक पॉजिटिव ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ले लेता है, और जैसे ही उसकी मेमोरी में कुछ खराब बातें जाती है तो वो इस तरह से डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ले लेता है। Now our body is 72% water. So just imagine कि अगर हम नेगेटिव बातें सोच रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। द थिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि जैसे हम नेगेटिव बातें सोचते हैं, हमारे बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो देखिए वो किस तरह का बैड अगली मॉलिक्यूलर फॉर्म ले रही है। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? सबसे पहले वी नीड टू फिल्टर द वाटर। ऑफ कोर्स हमें पानी को छानना चाहिए। आजकल हमारे घर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह भी लगे हैं, आरओ लगा, बट आरओ के लिए काफी रिपोर्ट्स आ रही है कि इट इज नॉट गुड बिकॉज इट वाइप्स अवे ऑल द मिनरल्स ऑफ द वाटर। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो फर्स्ट इज फिल्टरिंग, बिकॉज जो वाटर हमारे पास में आ रहा है वो नेचुरली कहां से होके आ रहा है, इट इज डर्टी, इट इज फिजिकली डर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे क्लेंजिंग होनी चाहिए, उसका फिल्ट्रेशन होना चाहिए। देन वी शुड बॉइल इट।
कि अगर उसके अंदर और भी कुछ गंदगी अगर रह गई हो तो बॉइलिंग करने से वो बराबर हो जाती है। बॉईल करने के बाद हमें उसे किसी घड़े या कोई चीज में भर के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये जो वाटर हमारे पास आया, कहाँ से आया? कॉरपोरेशन से आया या कहीं कोई कुएं से आया, और बहुत सारे पाइप से होता हुआ, बहुत सारे टर्न्स लेता हुआ, बहुत एक डिफिकल्ट ट्रोमैटिक केओटिक जर्नी कवर करता हुआ वो हमारे नल तक पहुंचता है। तो ऐसे वाटर की क्या कंडीशन होगी? गुड होगी कि बैड होगी? कैसी एनर्जी होगी? आप सोचो कहीं से हाफते दौड़ते भागते अगर आप आते हो तो आप कैसे होते हो? बिल्कुल हाफते हुए होते हो। तो आपकी मदर क्या बोलती है? भैया बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, शांति रख शांति रख, और जैसे आप 2 मिनट बैठते हो आप रिलैक्स हो जाते हो। सिमिलरली जो वाटर आपके पास आया है, फिल्टर और बॉईल करके आपने उसकी फिजिकल क्लेंजिंग तो कर दी, बट इंटरनल क्लेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड है। तो जैसे हम उसको स्टोर करते हैं वो सेटल हो जाता है। अब स्टोर भी किस में करना चाहिए? गर्मियों के टाइम पे हमें मटके में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि जो अर्दन पॉट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं फॉर समर्स, वाटर को कूल भी रखते हैं, प्लस उसके अंदर अच्छे अच्छे मिनरल्स को ऐड कर देते हैं। और विंटर्स के टाइम में वी कैन पुट इट इन कॉपर यूटेंसिल, बिकॉज कॉपर इज वेरी गुड, कॉपर वाटर को चार्ज करता है। और स्टोर करने के बाद हमें फिर क्या करना चाहिए? तो अभी तक क्या हुआ, स्टोर करके हमने जो नेगेटिव वाटर थी, जो विषात्मक, मतलब पहले वो विष समान था वाटर, इट वाज लाइक विष, पॉइजन, वो पॉइजनस वाटर को हमने वाटर बनाया। लेकिन हम वाटर को हम नहीं पीना चाहते, हम क्या पीना चाहते हैं? हम अमृत पीना चाहते हैं, हम डिवाइन वाटर पीना चाहते हैं, हम जो ये ब्यूटीफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो वाटर हमें सामने दिख रहा है हम वो पीना चाहते हैं। तो वो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा वाटर को, कुछ अच्छी बातें बोलनी होंगी, कुछ मंत्र चैंटिंग करना होगा। जब हम वो करते हैं तो क्या होता है? वो वाटर जो विष था वो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. So like this is for everyone, but especially for those who want to conceive, you need to stay well hydrated because it affects your sperm and your egg quality. And you should drink 1.5 से 2 लीटर water. And water कैसा होना चाहिए? Ensure that it is alkaline. सो प्लीज आप अपनी वाटर की टेस्टिंग कराइए, क्योंकि आपका बॉडी जो 70% वाटर से बना है, तो आपके बॉडी का एसिडिक कंडीशन है कि अल्कलाइन कंडीशन है, बहुत कुछ आपके वाटर से कंट्रोल्ड हो रहा है. एंड फॉर फर्टिलिटी योर कंडीशन ऑफ द बॉडी हैज टू बी अल्कलाइन. एसिडिक कंडीशन kills all the sperms and everything. वो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, पूरे कंसेप्शन प्रोसेस को हेवायर कर देता है. सो इट हैज टू बी अल्कलाइन. सो टेस्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज कमिंग टू योर हाउस, कि वो एसिडिक तो नहीं है, अच्छा तो है, जस्ट टेस्ट इट. एंड हम अल्कलाइन करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड चॉक टू इट. हम चॉक उसके साथ करते हैं. बाकी आज बहुत अच्छे मशीन्स भी आने लगे, कैंगन वगैरह के मशीन्स आते हैं, और हम वो मशीन से ले सकते हैं. बाकी बहुत अच्छे अच्छे आजकल डिकॉक्शन recipes आ गई. I'll share couple of them in the group with you, which helps to convert and make water alkaline. तो आप naturally घर में आप water को जो है alkaline बना सकते हो, and have that alkaline water because that is very good for your fertility. So this was all about water. Now we come to sleep. Sleep is very important for you, for everyone, and fertility के केस में तो और भी important, because जो melatonin है that is a sleep inducing hormone and it is very important for conception. It is an antioxidant and helps in reducing oxidative stress and contributes to maturation of eggs. आपके जो ओवा रिलीज होती है ना, उसके लिए मेलाटोनिन बहुत जरूरी है, और मेलाटोनिन किससे मिलता है? स्लीप से मिलता है. So you need to have good quality sleep. Sleep is very important for fertility, for everyone, but of course here we are talking about fertility. तो हम देख रहे हैं fertility के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है. So some of the best practices for sleep is early to bed. No doubt about it, and we have spoken about it in great detail.
हमने क्या बोला, जो सर्कैडियम रिदम है 8 बजे से जो है वो क्या शुरू हो जाता है, एसिमिलेशन साइकिल शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है वो 9 to 3 क्लॉक को फॉलो करती है फॉर द हीलिंग। सो 9 से 3 के बीच में इफ यू आर इन डीप स्लीप, आप रेस्टेड कंडीशन में, यानी कि आप भाग दौड़ रहे हो, खा पी रहे हो, क्लब में जाके डांस कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, टीवी देख रहे हो, देन इट वोंट वर्क। When you are in sleep, you are in rested condition, then आपके बॉडी के जो हीलिंग पावर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और जब ये हीलिंग पावर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो क्या होता है, जब ये हीलिंग पावर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो वो रिपेयर करते हैं और सब कुछ हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करवाते हैं, सारा रिपेयर कराते हैं, रीजेनरेट कराते हैं हमारे बॉडी में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्लीप एज क्लोज टू 9 PM, बिकॉज 9 to 3 इज द हीलिंग साइकिल। तो अगर हम रात में 1 बजे सो रहे हैं तो हम कितना देर दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं। प्लस जरूरी नहीं कि जिस मोमेंट में हम सोए उसी मोमेंट में हीलिंग शुरू हो गई, बिकॉज सोने के कुछ समय बाद हम डीप स्लीप में जाते हैं, और जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तब ये सारी हीलिंग एनर्जीज फुल्ली एक्टिवेटेड होती है। सो अगर हम लेट सोते हैं तो हम प्रैक्टिकली अपने हीलिंग पावर्स को बिल्कुल मिस कर देते हैं। और यही रीजन है कि जब हम लेट सोते, आप देखिएगा कभी कुछ कारण से आप रात को 3, 4, 5 बजे मॉर्निंग में सोए, आप अगर 10 बजे भी उठोगे ना, घंटे उतने भी सोओगे, लेकिन जब आप उठोगे तो आप फ्रेश नहीं फील करोगे। क्यों फ्रेश नहीं फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने वो हीलिंग एक्टिविटी ही नहीं की जो आपके अंदर फ्रेशनेस लेके आती है। वही अगर आप प्रॉपर सोते हो आप बिल्कुल फ्रेश रहते हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो अर्ली टू बेड, देन अर्ली टू राइज। अगर आप अर्ली टू बेड जा रहे हो 9, 10 के अराउंड, तो नेचुरली कितना देर का आपका स्लीप है, 6 hours, 7 hours, यू विल गेट अप अर्ली। नेचुरली आपकी साइकिल अपने आप करेक्ट, दीज आर ऑल कनेक्टेड। एंड अर्ली टू राइज इज अमेजिंग, बिकॉज व्हेन यू राइज अर्ली, अब ब्रह्म मुहूर्त में जब रुकते हो तो क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत डिवाइन एनर्जीज मौजूद होती हैं। और उस समय आप जो भी काम करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ आप अपना काम करते हो, वो सब मल्टीपल टाइम्स बेटर होता है। हीलिंग पावर्स बहुत हाई होते हैं, मैनिफेस्टेशन के पावर्स बहुत हाई होते हैं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो करोगे वो फलीभूत होना ही होना है। प्लस आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बिकॉज आइडियली हमको सनराइज होने के पहले उठ जाना चाहिए। वी शुड वेलकम दी मॉर्निंग सन, क्योंकि मॉर्निंग सन में विटामिन डी होता है, जो विटामिन डी आज हमें मिल ही नहीं रहा है, राइट। सो अर्ली टू राइज इज रियली रियली गुड। एंड देन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जैसा कि मैंने कहा, हम मॉर्निंग में 4 बजे सोने गए और 11 बजे तक सोते रहे, तो क्वांटिटी तो पूरी हो गई, बट फिर भी हमारी नींद अच्छी नहीं हो गई, बिकॉज क्वालिटी स्लीप नहीं हुआ। वी नीड टू हैव क्वालिटी स्लीप। और क्वालिटी स्लीप के लिए क्या चाहिए, क्वालिटी स्लीप के लिए हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल क्लेंजिंग करके सोने जाना चाहिए, बिकॉज स्लीप इज अ मेडिटेशन बाय इटसेल्फ। और हम जितनी अच्छे से स्लीप में जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो वी नीड टू प्रिपेयर ourselves before we go to sleep. So सबसे पहले स्लीप में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, so that we unwind ourselves. जो पूरा दिन में हुआ फॉरगिवनेस कर दीजिए, ताकि आप कोई कार्मिक बैगेज को नहीं लेके जाए। अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लीजिए। आपकी बेड बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश बेडशीट लगनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सोने के 1 घंटे पहले आपको दूर कर देना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो रेज एमिट करता है वो आपकी मेलाटोनिन से इंटरफियर करता है, आपकी मेलाटोनिन को रिलीज नहीं होने देता, जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है उसको रिलीज नहीं होने देता, और आपकी नींद पूरी उड़ जाती है। प्लस उसके रेज भी आपके लिए अच्छे नहीं है। तो कीप ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवे, डू अ फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, अ शॉर्ट मेडिटेशन, रिलैक्स योरसेल्फ, रीड अ गुड बुक। मतलब सोने के पहले जो बेस्ट चीज है वो करनी चाहिए, बिकॉज आप वही थॉट्स लेके सो रहे हो, और जो थॉट्स लेके आप सो रहे हो रात भर वही थॉट्स आपके अंदर में आ रहे हैं और आपको उतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस लेके सोओगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब करेगा। और वही आप एक रिलैक्स फ्लेम ऑफ माइंड के साथ, कुछ एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप सोचोगे
मटेरियलाइजेशन के थॉट के साथ सोचोगे तो रात भर मटेरियलाइज होता जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर स्लीप शुड बी गुड इन क्वालिटी. आज हर इंसान को प्रैक्टिकली सबको स्लीपिंग पिल्स की जरूरत होगी, विच इज सच अ सैड थिंग फॉर अस, सच अ सैड थिंग. स्लीप इज समथिंग विच इज मोस्ट नेचुरल टू अस. कभी आपने कोई एनिमल को देखा है कि उसको दवा खानी पड़े सोने के लिए? तो हम इंसानों को क्यों जरूरत पड़ रही है? इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड. We have to correct all our internal systems, all our ways, so that we can achieve it proper. And for fertility, sleep is very very important because melatonin जो है वो हमारे egg maturation और ये सब में बहुत help करता है. But you need to maintain that sleep timing. If you maintain this 9 to 3 cycle or as close as possible, 10 to 5 भी कर लो. What I mean to say is make it close. ये नहीं कि रात में 12 बजे सो रहे 1 बजे, तो क्या होगा, सब आप जितना लेट सोगे आपके सिस्टम भी पूरी डिस्टर्ब होगी. बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड. द करेक्ट साइकिल प्रिस्क्राइब बाय मदर नेचर. अभी हम बोल रहे हैं ना कि वी आर बिकमिंग आवर ओन डॉक्टर, वी आर ट्यूनिंग आवरसेल्व्स टू मदर नेचर, टू डॉक्टर नेचर. सो द करेक्ट साइकिल प्रिस्क्राइब बाय मदर नेचर इज ईट बाय 6 PM 7 PM. 6-7 बजे तक आप खाना खा लो ताकि आपको 2-3 घंटे डाइजेशन के लिए मिले. 9-10 बजे तक सो जाओ. 6 घंटा का स्लीप इज गुड इनफ. इफ द स्लीप इज वेरी गुड क्वालिटी ना, ट्रस्ट में 6 घंटे के ऊपर की जरूरत नहीं पड़ती. जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो हमें ज्यादा सोना पड़ता है और उतना सो के भी कोई फायदा नहीं होता है. 6 घंटे की स्लीप से यू कैन गेट अप बाय 3 PM. अचीव 16 hours ऑफ फास्टिंग एंड हैव योर ब्रेकफास्ट बाय 10 AM. सो इज दिस अचीवेबल? इज दिस अचीवेबल? क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? Is it achievable? Achievable or not? क्या हुआ? सब शॉक में आ गए, बोले अरे बाप रे बाप, ये दीदी ने क्या बोल डाला आज. No, it is achievable. सच्ची बता रही हूँ. And trust me, when you start leading this kind of lifestyle ना, you will feel the most blessed person on earth. आपकी हेल्थ एकदम अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, थॉट प्रोसेसेस अच्छे होंगे, आपके अंदर अट्रैक्शन के पावर्स होंगे, जो करना चाहोगे आप कर पाओगे. बिकॉज वो अर्ली मॉर्निंग में जो आपको पावर्स मिल रहे हैं और जो आपकी पूरी सिस्टम जो है, आप राइट एनर्जीज एमिट करोगे. योर लाइफ विल बिकम हेवन. योर लाइफ विल बिकम हेवन. इट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल. इट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल. But the only thing is that do it step by step. Don't rush. अब मैंने आज बोला आप खाते हो रात को 9 बजे, मैं बोलूँ 6 बजे खा लो, तो आज ही आप 6 बजे खा लोगे और खा के बोलोगे भाई अब तो मेरे को, और सोते हो 12 बजे बोलोगे मैं तो आज 9 बजे ही सोऊं. नहीं. Don't give shock to your body because then your body will react. Your body will react. Do it slowly. अगर आप 9 बजे खाते हो तो आप आज से 8:30 बजे का टाइम फिक्स करो, और रात को 12 बजे सोते हो तो 11:30 बजे सो. 7 बजे उठते हो तो उसको 6:30 कर लो. पूरे को आधी घंटे से पीछे करो. थोड़े दिन उसको प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करते करते when you start getting results for it and you start feeling good, when you start feeling good, तो क्या होगा? इंप्रूव होता जाएगा. और फिर उसको फिर और आधी घंटा खींचो, फिर आधी घंटा, मतलब करते करते प्रैक्टिस करते 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 अचीव इट. डोंट डू इट ऑन डे 1 बिकॉज डे 1 में क्या होगा, 2-3 दिन करोगे, चौथे दिन फेल हो जाओगे, फिर आप बोलोगे भाई तो पॉसिबल ही नहीं है. डोंट डू इट. डू इट धीरे धीरे, आधी घंटा लो. 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जब तक आप इसको लेके 100% कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक इसको फॉलो करो. जब लगा यू आर कंफर्टेबल, स्ट्रेच फर्दर, फिर आधी घंटा और खींचो, फिर और खींचो. करते करते अचीव दिस, एंड द डे यू अचीव दिस, trust me, you will be the most healthy and the most happy person. सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएगी. Because this is the prescription of mother nature. This is the way our body is designed to be. वो तो हमने इसको पूरा डिस्टर्ब कर लिया. पुराने जमाने में क्यों लोग ठीक रहते थे? क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऐसी सिस्टम को फॉलो करते थे. उनके पास ना कोई टीवी होता था लेट नाइट तक देखने के लिए, ना कोई मोबाइल होता था सर्फिंग करने के लिए, सोशल मीडिया, ना कोई पार्टीज होती थी रोज जाने के लिए. बेचारे घर आ जाते थे 5-6 बजे तक, आए, खाना वाना खाया, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्या करेंगे, सो गए 9-10 8-9 बजे तक.
अब सो गए तो सुबह अपने आप 3-4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे तक उठ जाते थे, काम पे लग जाते थे। तो उनकी ये सिस्टम ऐसी ही चलती थी और उनकी हेल्थ क्या जबरदस्त होती थी, फर्टिलिटी क्या अमेजिंग होती थी, 10-10 बच्चे हो जाते थे। आज एक बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है। सास और बहू सेम टाइम पे डिलीवर कर रही है, सोचिए सास की भी क्या फर्टिलिटी है, बहू के साथ उनकी भी डिलीवरी हो रही है, सच हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी। और अभी जैसा मैंने कल डिस्कस किया था, टुडे अ वुमेन इन 20s इज लेस फर्टाइल देन हर ग्रैंडमदर हु वाज एट 35। हमारी दादी जो 35 में जितनी फर्टाइल थी, आज हम 20 में भी उतने फर्टाइल नहीं है। हमारे दादाजी जितने फर्टाइल थे उसके आधे भी आज हमारे मेन फर्टाइल नहीं है। Why? Because of this, the wrong lifestyle. So once we get back to our normal, like, the way our body is designed to be, we will achieve everything. Now, adequate exercise. जैसा कि मैंने कहा, all problems in our body is due to toxins. So हम toxins कैसे रिलीज करते हैं? 10% through urination, 20% through excretion, and 70% through sweat. पसीने के द्वारा हम 70% अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। नाउ लेट मी आस्क यू, कब आपने 70% रिलीज किया? कब आपने स्वेट किया? आजकल स्वेटिंग होती ही नहीं है, हर जगह एयर कंडीशन है, जिम भी एयर कंडीशन हो गए हैं। तो हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट स्वेट कहाँ निकल रहा है? बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट स्वेट नहीं निकल रहा है। We need to get on with those exercise methods जिससे sweating हो। Sweating is mandatory because it releases 70% of the toxins of our body. And when we stretch and sweat, what happens? We release happy hormones like endorphins, which helps in hormonal balancing. Right? और हमारा जो पूरा fertility system, it is all hormonal balancing. GnRH, FSH, LH, progesterone, एस्ट्रोजेन, ये सब क्या है? बैलेंसिंग तो है। ये इतना बड़ा तो ये इसको कम कर दिया, फिर इसको बढ़ा दिया, फिर इसको कर दिया। जहां एक बैलेंसिंग गड़बड़ हुई, फर्टिलिटी गोज फॉर अ टॉस, राइट और रॉन्ग। सो व्हेन आवर टॉक्सिन्स आर बीइंग रिलीज, व्हेन वी आर स्वेटिंग, तो क्या होता है? हमारा ये हार्मोनल बैलेंसिंग बहुत अच्छा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ स्वेट करो तो आप 3-3 घंटे जिम में लगा दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। It has to be done in moderation. 45 minutes to 1 hour is good enough. क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा भी एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल अफेक्ट आवर फर्टिलिटी, और हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो टू मच और टू लिटिल बोथ इज वेरी बैड फॉर फर्टिलिटी. So to have good fertility, it should be in moderation. Anything between 45 minutes to 1 hour is good enough. And we should sweat. We should sweat. The underlying thing is we should sweat. And good yoga poses for enhancing fertility is Malasana, सेतुबंधासन, धनुरासन, मार्जरासन, भद्र वजासन, जानुसिरासन, तितली आसन, चक्की चालन, शव आसन, सुप्त बंध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, स्कॉर्स पोज, कैट काउ पोज, डॉग पोज, बो पोज. These are very good yoga poses for enhancing fertility. And click a picture of this if you want. कि कौन कौन से आसन अच्छे हैं। ये सारे आसन हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस पर इम्पैक्ट करते हैं, हमारे स्वादिष्टान को इम्प्रूव करते हैं। नाउ सेइंग नो टू एडिक्शंस. व्हाट आर एडिक्शंस? एडिक्शंस आर एक्सटर्नल थिंग्स जिससे हम एडिक्ट हो गए, हम यूज्ड टू हो गए हैं, अब हम उसके बिना नहीं जी सकते। वो हम अब उसके स्लेव बन चुके हैं। जब तक सुबह एक कप चाय की ना मिले, मुझे फ्रेश फीलिंग नहीं होती। जब तक मैं एक सिगरेट स्मोक ना कर लूं, मुझे वो ट्रिगर नहीं फील होता। जब तक तो एडिक्शन जो है वो शिवानी प्लीज म्यूट ऑल. शिवानी प्लीज म्यूट ऑल. Right. So what is addiction? Addiction is a condition
जब हम कोई एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके बिना हमारी चल ही नहीं रही है। मॉर्निंग में चाय नहीं मिल रही है तो हम लग रहा है कि हम फंक्शनल ही नहीं हुए हैं। अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं तो हमको वो फीलिंग ही नहीं आ रही, हाई फीलिंग ही नहीं आ रही है। अगर मोबाइल को लेके हम बाहर 2-2 मिनट में चेक नहीं कर रहे अपने व्हाट्सएप को और सोशल मीडिया को, तब तक हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो एडिक्शन इज जो हमारे ब्रेन को कैप्चर कर ले, जो जिसके बिना हमारा चल नहीं पाए, तो वो हमारे लिए बिल्कुल वो कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से हमारा कंट्रोल लूज करवा देती है। एडिक्शन से हम वो एडिक्टिव चीज के पीक के स्लेव बन जाते हैं। वी लूज द कंट्रोल ऑफ आवर ओन बॉडी। सो कैफीन is a stimulant. It creates addiction in us and it is not good at all. Caffeine is not good. अगर हमें कैफीन लेना है इन द फॉर्म ऑफ टी कॉफी, इट शुड बी लेस देन 200 mg पर डे। उससे ज्यादा हमको कैफीन नहीं लेना है, बिकॉज ये स्टिमुलेंट जो है वो फिर हमारी फर्टिलिटी के साथ में रिएक्ट करता है। इट इज नॉट गुड। स्मोकिंग इज नॉट गुड एट ऑल, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पे स्मोक रह रहा है, तो आप भी उसको इनहेल कर रहे हो एंड इट इज अफेक्टिंग योर egg formation and everything. So it is not good. And this is for both male and female. Like for men also smoking not good, because वो sperm के quality को, उसकी quantity को, motility को disturb करता है. Again, drinking alcohol is also not good. You can have it once in a while, but overall it is not good, because again वो क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को वो कर देता है, लाइक कैप्चर कर लेता है एंड वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और हमारे जो जो प्रोसेसेस है, जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस है, उनमें इंटरफेरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एडिक्शन with which almost all of us are addicted, but we need to take care of it, because ये addiction is also not good, क्योंकि जो रेज निकल रही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो बहुत हार्मफुल है, बहुत खराब है, और वो हमारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रही है। प्लस अगेन एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन इज डिस्टर्बिंग द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज बिकमिंग स्लेव टू इट। और हमारा बॉडी जब कोई चीज का स्लेव बन जाता है, वो अपनी नेचुरल सिस्टम से शिफ्ट हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन इफ वी वांट आवर फर्टिलिटी टू बी गुड. Now finally, we are in the final slide. Environmental, chemicals and toxins. So we live in an environment where we are exposed to many chemicals in the form of pesticides, herbicides, metals such as lead, so we are in an environment जहाँ पे we are exposed to lot of chemicals in the form of pesticide, herbicide, metal, lead, solvents, which lead to fertility problem in both men as well as women. और ये जो chemicals हैं, ये किस फॉर्म में? BPA, phthalate, paraben, bisphenol, these are all endocrine disruptors. ये जो केमिकल्स हैं वो सब एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स हैं, विच अफेक्ट द स्पर्म, विच अफेक्ट द ओव्यूलेशन एंड विच अफेक्ट द अर्ली रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस. ऐसे अगर अपने एग्जाम्पल ले तो फैलेट क्या है? ये केमिकल है जो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाता है, एंड इट इज फाउंड इन plastic containers, it is found in cosmetics, and it is in almost all personal care products like scented soap, lotion, shampoo, cosmetics, perfumes, etc. These are anti-androgen, and whenever they meet the testosterone, they tend to decrease it. This can decrease fertility and also alter the fetus
एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, फीटस की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम जो जितने भी जैसे शैम्पू यूज कर रहे हैं, हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हम लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, हम जितनी भी केमिकल परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, हम जितनी भी केमिकल चीजें यूज कर रहे हैं, हम सपोज कुछ जैकेट पहन रहे हैं जिसमें कुछ रेपेलेंट्स लगे हुए हैं, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स रखे हैं, ये केमिकल्स क्या हो रहा है, ये केमिकल्स हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं और ये केमिकल्स फर्टिलिटी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। बहुत डीप रिसर्च हुई है ये सब के ऊपर में, और ये मेल एज वेल एज फीमेल और फर्टिलिटी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। आपको अगर पता हो, लाइक फॉर एग्जांपल हेयर कलर जो हम कराते हैं, तो द कलरिंग ऑफ द हेयर इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ केमिकल। इतना हाई लेवल ऑफ केमिकल होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कलर करना अलाउड नहीं है पार्लर में। व्हेन शी गोज एंड शी आस्क कि मैं हेयर कलर करूं, दे गेट टू नो कि वो प्रेग्नेंट है, तो कलर नहीं करते, बिकॉज वो कलर इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है कि वो उनकी प्रेगनेंसी के साथ इंटरफियर कर सकता है। सिमिलरली व्हेन वी वांट टू कंसीव, व्हेन वी वांट टू लाइक यू नो हैव बेबीज, तो ये जो केमिकल्स जो है ये सब हमारी फर्टिलिटी प्रोसेस को, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और जो हमारा स्पर्म का साइकिल है, वो सबके साथ बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे बीपीए है, बीपीए इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड इट मेजरली इफेक्ट फर्टिलिटी। पेस्टिसाइड्स, it leads to poor sperm count and quality in men. So what we need to do, we need to switch to safer environment. We need to find products which are less toxic, which have got less chemical. मैं less word ही use करूंगी क्योंकि जितना भी हम मार्केट में सामान देख लें, it is kind of impossible to create without chemical, बिकॉज उनको शेल्फ लाइफ लानी है और उनको नेचुरली उसमें एक लैदर, अब शैम्पू अगर कोई बेच रहा है और उसमें झाग नहीं हो तो हम बोलेंगे कि भी शैम्पू ही अच्छा नहीं है, और झाग लाने के लिए तो केमिकल डालना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। टूथपेस्ट है, अगर टूथपेस्ट पाउडर फॉर्म में है देन इट इज फाइन, बट जैसे ही हम वो ट्यूब वाला टूथपेस्ट होता है उस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं, उस फॉर्म में लाने के लिए केमिकल डालना इज मैंडेटरी। यू कांट गेट दैट टेक्सचर विदाउट केमिकल। तो प्रॉब्लम है हमें ही सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम एज अ कंज्यूमर डिमांड करते हैं, हमको तो वही चीज चाहिए, बिकती नहीं मार्केट में, और बिकेगी नहीं तो लोग बनाएंगे क्यों? एवरीबडी वांट्स प्रॉफिट, नोबडी वांट्स टू गो इन लॉसेस। तो क्या हो रहा है, तो कोई भी केमिकल फ्री चीजें तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वी नीड टू फाइंड थिंग्स विच हैव गॉट एज लेस केमिकल एज पॉसिबल। लेकिन एक बात यह है कि बहुत सारे जो ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो हमारी फर्टिलिटी को जब इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इम्पैक्टिंग फॉर फ्यू आवर्स। रिसर्च हुआ है कि कुछ घंटे तक इम्पैक्ट। अब जैसे पेस्टिसाइड वाला फूड है वो तो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और भी चीजें ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, मे बी परमानेंट इम्पैक्ट कर रही हैं, बट कुछ चीजें जो है, जो एक पर्सनल केयर की जो चीजें हैं वो मे बी, अब हम हेयर कलर यूज करेंगे वो हमें परमानेंटली इम्पैक्ट करेगा, बट हमने हल्की फुल्की कोई चीज यूज की तो वो कुछ घंटे तक इम्पैक्ट करता है। जैसे हमने सपोज फेस पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, व्हाटएवर जो भी है, तो हमें एटलीस्ट इस बात का ध्यान देना है कि जब हमारा फर्टाइल विंडो चालू है, फर्टाइल विंडो, उस पीरियड में हम जितना हो सके ये सारी चीजों को टोटली अवॉइड करें as much as possible. First thing, we need to switch to safer products and switch to safer environment. वो तो हमें करना ही है, because not just for fertility, for our overall health also, we need to use good quality products जो better हो, जिसमें कम chemicals हो, कम चीजें हो, because ये हमारी body को बहुत strongly affect कर रहा है। आज जो कैंसर इतना फैल गया उसका कारण ही ये है। Now secondly, when we're talking especially about fertility, then we need to ensure कि at least fertile window में तो बिल्कुल भी ना करें, कि उतने देर तक तो हमारी बॉडी की क्लेंजिंग रहे to a great extent, right? So we need to ensure that we use minimum of these products. So with this, we come to an end to the session for today.